वाइब्रेंट गुजरात करके एक कार्यक्रम होता है, आप में से किसी ने सुना है उसके बारे में, है ना। और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब वो वहाँ के मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तो उन्होंने उस कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ाया। लेकिन उस कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात में जो जिसने की थी, वैसे जगत साहब जी का हम लोग बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर चाहेंगे कि स्वागत हो। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। और जो एक बहुत सुंदर बात, उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की कई कड़ियाँ कही ऑर्गेनाइज की। मैं चाहूँगा कि सर थोड़ा उसके बारे में भी आप लोग को आज बताएं। और उसके बाद फिर इन्होंने वाइब्रेंट तमिलनाडु भी किया, जो कि तमिलनाडु में कैसे उद्योग और इंडस्ट्री और ट्रेड और कॉमर्स और इंटरनेशनल ट्रेड, इन सबको बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर उन्होंने वहाँ पे काम किया। और बहुत सुंदर आप यूट्यूब पर डालेंगे वाइब्रेंट तमिलनाडु, आपको पूरे उसकी आयोजन की बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। और अभी डॉक्टर जगत साहब जो हैं, ये वाइब्रेंट गोवा का आयोजन कर रहे हैं, जो कि सितंबर महीने में, अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में गोवा में होगा। और इस आयोजन की तैयारी में पिछले 1 वर्षों से डॉक्टर साहब जो हैं वो लगातार सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में विभिन्न देशों में, अभी कुछ दिनों पहले ये कंबोडिया में थे, इंडोनेशिया में थे, मलेशिया में थे, थाईलैंड में थे और कहाँ थे। तो मतलब मैं देख रहा था कि रोज अलग कंट्री में, हर दिन वो एक नए देश में जा रहे हैं। और जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ इन्होंने पूरी वहाँ की जो ट्रेड एंड कॉमर्स कम्युनिटी है, जो बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उनको इनवाइट कर रखा है। और सबको ये बड़े अच्छे पॉइंटर्स देते हैं कि क्यों उस स्टेट में आए जहाँ पर जिसके आयोजन कर रहे हैं। तो गोवा के लिए उन्होंने पॉइंट्स दिया। और मैं चाहूँगा कि वाइब्रेंट गोवा के बारे में कुछ बातें जरूर आप इन स्टूडेंट्स को भी बताएं, क्योंकि जो असली मुद्दे की बात पे आता हूँ मैं, जब ये वाइब्रेंट गुजरात इतना सफल हो गया, अब तक पता नहीं 15-20 लाख करोड़ या ज़्यादा ही के निवेश हुए और हज़ारों करोड़ का वहाँ पर कारोबार होता है, ट्रेड होता है। उसके बाद वाइब्रेंट तमिलनाडु हो गया, वाइब्रेंट गोवा हो गया। तो जो कि मेरे मन में बात थी, लेकिन जगत भाई ने कल पहले ही कहा कि हम चाहते हैं वाइब्रेंट बिहार हो। और मैंने झूठते ही कहा कि आपने अगर ये इच्छा जता दी, आपके अंदर सारा सामर्थ्य है, आपके पास इतना अनुभव है, अभी तुरंत से वाइब्रेंट बिहार शायद करना इसलिए संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जगत भाई का भी पूरा स्केड्यूल बना हुआ है। वाइब्रेंट गोवा के बाद वाइब्रेंट हरियाणा होने वाला है, ऑलरेडी उस पर काफ़ी काम शुरू हो चुका है। और वाइब्रेंट हरियाणा के बाद फिर आपका हाँ वाइब्रेंट इंडिया का आयोजन हो रहा है, जो कि यूएस में होगा। उसके लिए मोदी जी ने इनको अलग से एजेंडा दिया है कि अमेरिका में एक आयोजन होगा जो कि वाइब्रेंट इंडिया का होगा। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं वाइब्रेंट बिहार, क्योंकि अगर बिहार नहीं बढ़ेगा, बिहार को अगर इस देश की गाड़ी का इंजन बनाया जाए तो रफ्तार आएगी। और अगर बिहार में क्या कहा जाए, मतलब अगर बिहार की का बॉगी नहीं बढ़ेगा तो देश की गाड़ी आगे भाग जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। रफ्तार तो पकड़नी पड़ेगी ना, पूरे देश को रफ्तार पकड़नी है। और अगर हम कहीं पीछे छूट जाएं, और हम क्यों पीछे छूट जाएं, कभी तो हम पूरे देश को आगे लेके चलते थे। सबसे समृद्ध राज्य पूरे भारत का प्रशासन और शासन इस राज्य से होता था। मगध प्रदेश की राजधानी पटना में आप बैठे हैं, जहाँ से जिसकी सीमाएं कंधार तक थी और इधर लद्दाख तक थी। जब बिहार और पूरे भारतवर्ष को जब यहाँ बिहार से प्रशासन होता था, तो आज हमारा बिहार, हम लोग कल नालंदा की चर्चा कर रहे थे कि जब यूरोप के लोग अपना घर नहीं बना पाए थे और उनको एक पेड़ पे रहते थे वो, और तब हमारे यहाँ पर पूरे के पूरे विश्वविद्यालय थे। और आज से 1300 वर्ष पूर्व हम विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पे था, और वो विश्वविद्यालय 1200 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चला वो। उसके बाद से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बिहार में युग बदल रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं। और आज ये स्थिति आ गई है कि बिहार औद्योगिक रूप से आज़ादी के बाद भी औद्योगिक रूप से जो भारत का सबसे प्रमुख एक राज्य था, सबसे जो समृद्ध राज्य था, जहाँ सबसे अधिक कल कारखाने थे, वो बिहार राज्य। लेकिन अब हम इतिहास की बातों करके संतोष करते हैं, लेकिन मन में ये एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इतिहास जो था वो हमेशा पुनरावृत्ति करता है।
और पुनरावृत्ति होगी और पुनः एक समृद्ध बिहार, समृद्ध भारत में अपना योगदान देगा। और इसी संकल्प के लिए हम आमंत्रित करेंगे डॉक्टर जगत साहब को कि वो अपनी बातें करेंगे। So friends, how is the Josh? Okay, so मैं अपनी बात 8-10 पॉइंट्स हैं मेरे पास, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उसके पहले थैंक यू नीरज जी, मेघा जी कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि यंगस्टर्स के साथ कनेक्ट हों। और whenever I talk to youngsters like you, there is so much learning I get. तो ये हमेशा टू वे होता है, इसलिए मैं आज भी आपके साथ टू वे इंटरेक्शन करूँगा। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि आप में से कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है? सबके पास। कितने लोग आप में से व्हाट्सएप को यूज करते हैं? कितने लोग आप लोग फेसबुक में हैं? कितने लोगों के पास आपकी ईमेल आईडी क्रिएट की हुई है? कोई है जिसने अभी तक ईमेल आईडी क्रिएट नहीं की? ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनेस्टली बोलने का कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों ने ईमेल आईडी क्रिएट नहीं की है, एक ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, मैं बताऊंगा क्यों। आप में से कितने लोग YouTube देखते हो अदर देन एंटरटेनमेंट? अदर देन एंटरटेनमेंट, ठीक है। आप में से कितने लोगों का लिंक्डइन प्रोफाइल है? लिंक्डइन, अच्छा हाथ रख दो। आप में से कितने लोगों ने लिंक्डइन सुना है? तो काफी लोगों ने नहीं सुना। लिंक्डइन इज द फेसबुक ऑफ प्रोफेशनल्स। अगर आपको जॉब करनी है, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है, तो जैसे फेसबुक आपका पर्सनल एक प्रोफाइल है, आपका पर्सनल लाइफ बताता है, लिंक्डइन आपका प्रोफेशनल लाइफ बताता है। मैं 6 साल चाइना में मैंने काम किया है, चाइनीज टेक्सटाइल कंपनी में CEO था मैं। और चाइना में 1990s की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैं था वहाँ 1990s में। और मैं शंघाई बिजनेस स्कूल है, वहाँ कई बार लेक्चर लेने जाता था। और वहाँ 1990s में जब मैं पूछता था कि कितने लोगों के वहाँ उनका लिंक्डइन, हम लोग लिंक्डइन बोलते हैं, वहाँ दूसरा है, पूछता तो 100% आपके जैसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के पास 1990s में लिंक्डइन होता था, 100% स्टूडेंट्स के पास। मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब एडमिशन होता है उसका फर्स्ट डे में हर एक का लिंक्डइन आईडी होना चाहिए, और वो पूरे 3 साल आप जब पढ़ते रहोगे उसको अपडेट करते रहो। क्यों? आजकल ये जमाना चला गया कि आप CV भेजो और कोई कंपनी वाले CV पढ़ें, 2-3 पेज का अगर जितना भी बनाया, इतना किसी को टाइम नहीं है। आजकल लिंक्डइन प्रोफाइल में वो चेक करते हैं आपका कितना पढ़ेंगे, वो पेज तो कितने भरे रहते हैं कई बार। लिंक्डइन में वो सारा कुछ देख सकते हैं। आपने यहाँ 3 साल कॉलेज करते करते क्या प्रोजेक्ट्स किए वो आप डाल सकते हो उसमें, आपके दूसरी एक्टिविटीज के पिक्चर्स डाल सकते हो, आपकी हॉबीज डाल सकते हो, व्हाटएवर। तो वो खाली आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देख के वो एक इमेज बना लेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। तो सारा डिसीजन मेकिंग आजकल इस तरह से होता है इलेक्ट्रॉनिकली। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। खाली हार्डली बड़ी बड़ी कंपनियां 20-25 हज़ार रुपए पे करके एक सर्विस यूज करती है लिंक्डइन की, जिसमें वो लोग पैरामीटर्स फिक्स करते हैं कि इस तरह के पैरामीटर के बच्चों के हमको लिंक्स बताओ। और वो पैरामीटर में यही सब होता है कि प्रोजेक्ट्स किए हैं, हर साल कितने किए, तो वो लोग फिर लिंक्डइन में जाके उस तरह की ही प्रोफाइल्स निकल के उस कंपनियों को जाती है। तो 2 तरीका होता है रिक्रूटमेंट करने का, एक होता है आपने अप्लाई किया, दूसरा होता है वो लोग खुद ढूंढते हैं। तो हम लोग को वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस डिजिटल वर्ल्ड। इसीलिए मैंने आप लोगों को पूछा कितने लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन तो है, लेकिन स्मार्टफोन में ही लिंक्डइन भी डाउनलोड हो सकता है या नहीं? yes, बस तो वो हमेशा आपका और अपडेटेड रहना चाहिए। जब भी आपने कोई भी नई एक्टिविटी की वो उसमें अपडेटेड होनी चाहिए। कितने लोगों के पास आपके में से वेबसाइट है, खुद की वेबसाइट? 1 2 3 4 5, वेरी गुड। मेरे को कोई बताएगा कि वेबसाइट बनाने के लिए कितना खर्चा होता है?
एकदम बहुत ही सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए कितना खर्चा होता है? कितना? हाँ? फ्री है, बिल्कुल फ्री है। वर्डप्रेस है ना, बहुत सारे हैं, फ्री है। आप बनाओ, डिजिटल प्रेजेंस चाहिए। आपके हाथ में स्मार्टफोन है, बट आप स्मार्टफोन में हो क्या? डिजिटल प्रेजेंस का जमाना है, इट इज अ डिजिटल इकोनॉमी। डिजिटल इकोनॉमी है, तो एक वेबसाइट बनवा लो, फ्री बना लो खुद ही, उसमें भी आप अपलोड करते रहो। जैसे आप ग्रेजुएट होके निकलोगे, दिस इज ऑल द रॉ मटेरियल ऑफ योर फाइनल प्रोडक्ट। जो आप 3 साल बाद ग्रेजुएट होंगे, ये रॉ मटेरियल आप डालते जा रहे हो। लास्ट मोमेंट में आप रॉ मटेरियल डालने जाओगे, इट इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। 3 साल से आपकी वेबसाइट है, तो सर्च इंजिन जो होता है, वेब क्रॉलर्स होते हैं, वो सब आपको ढूंढ के रखते हैं, और आपकी एक डिजिटल मैपिंग हो जाती है ऑलरेडी, तो वो आपको आपके करियर में काम आएगा। आप में से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? कम के पास है। पासपोर्ट इज मस्ट। अभी ग्लोबल इकोनॉमी का जमाना है, इट इज ए ग्लोबल इकोनॉमी। आप ये सोचते हैं हम लोग कई बार कि अरे कोई जॉब वॉब मिलेगी तो बनवा लेंगे पासपोर्ट। ऐसा नहीं है। अगर पासपोर्ट होगा तो फॉरेन की जॉब मिल जाएगी। ये एक हम सोच है। पांडे जी यही बोल रहे थे, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। व्हाट हैव यू डिसाइडेड? आर यू प्रिपेयर्ड? आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? तो दिक्कत नहीं है। अभी तो आप लोग एकदम फ्रेश हो, अभी फर्स्ट 12th करके निकले हो, फर्स्ट ईयर में हो, सो इट इज नॉट अ बैड थिंग कि पासपोर्ट नहीं है, बट मेरा कहने का मतलब है बनवा लो। ओके, यू हैव टाइम एंड दिस विल हेल्प यू। कभी क्या अपॉर्चुनिटी आती है मालूम नहीं होता है, और जब अपॉर्चुनिटी आती है तो पता चलता है 15 दिन में जाना है अब्रॉड। सपोज कोई अपॉर्चुनिटी इवन एज ए स्टूडेंट आती है, इतने सारे स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स चलते हैं। अगर आप डिजिटली एक्टिव हो तो आपको सामने से भी ऑफर्स आ सकती हो। अगर एकदम से जाना है और पासपोर्ट नहीं है तो वो आपका हिंड्रेंस बन जाएगा। इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एनकैश एन अपॉर्चुनिटी विच में कम टू यू। आप में से कभी किसी ने खुद के बारे में अपने ही स्मार्टफोन में वीडियो बनाया है? ओके, इट इज कॉल्ड वीडियो सीवी, इट इज कॉल्ड वीडियो बायोडेटा। आप खुद एक मोबाइल फोन आपका सामने रखो और अपने बारे में सिर्फ 2 मिनट बोलो, व्हाट यू आर, हु यू आर, व्हाट इज योर पर्सनालिटी, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। 2 मिनट बोलो, खुद रिकॉर्डिंग करो और फिर उसको सुनो, खुद देखो उसको। बोला अरे ये यहाँ पे मेरा चेहरा ठीक नहीं था, यहाँ मैंने स्टैमर किया, यहाँ पे मैंने वर्ड राइट यूज नहीं किया, यहाँ पे मैं अटक गया। डिलीट। दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, 10 बनाओ। लगा कि ये एकदम परफेक्ट है, यूट्यूब में लगा दो। दूसरी बनाओ 4 मिनट की। डिजिटल वर्ल्ड में 4 मिनट से ज्यादा की वीडियोस की बहुत अटेंशन ग्रैबिंग नहीं होती। 4 मिनट की वीडियो बना कि व्हाट यू आर, व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, और इसको जब आप YouTube में लगा दोगे और उस YouTube की उस लिंक को आपकी वेबसाइट में लगा दोगे और उस YouTube की लिंक को आपके LinkedIn में लगा दोगे, तो यू विल स्टार्ट गेटिंग ए डिजिटल ट्रैक्शन। कई बार वही YouTube की वीडियो आजकल रिक्रूटर ये सब देख देख के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। ये सब का मतलब है डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स। ये बहुत लोग ऐसा करते नहीं है। सो ये सब फ्री टूल्स हैं, जो जितने भी मैं टूल्स आपको बता रहा हूँ ये फ्री टूल्स हैं। दिस विल मेक योर आइडेंटिटी इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड। आप बोलते कई लोग हम पटना में हैं, हम डिस्कनेक्टेड है, बिहार इंडस्ट्री लिए इतना आगे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं 10 साल से अफगानिस्तान में काम कर रहा हूँ। वहाँ पे हम 20,000 कारपेट वीवर्स के साथ काम कर रहे हैं। 30 साल से लड़ाई वॉर चल रही है अफगानिस्तान में। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यू विल बी सरप्राइज, इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट नहीं है। वहाँ के प्रेसिडेंट का पैलेस जनरेटर से चलता है, आप यू विल बी शॉक। और वहाँ इतना हार्श क्लाइमेट है, बहुत ठंड होती है, माउंटेन्स हैं, धूल के साथ हवा चलती है। वहाँ के कारपेट वीवर्स ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर एक ही ग्रुप है छोटा सा, वो 18.5 करोड़ रुपए के कारपेट ऑनलाइन बेचते क्रेडिट कार्ड के ऊपर। और उनका कंप्यूटर और इंटरनेट जनरेटर से चलता है। यहाँ तो बिजली है ना,
हम लोगों को ये आदत पड़ गई है हर चीज में किसी चीज का बहाना देने की। वहां तो मैं कई बार जब मुझे इंडस्ट्री वाले कंप्लेन करते हैं किसी के बारे किसी चीज के बारे में, मैं कहता हूं अभी रुको, चलो मेरे साथ काबुल, सब भूल जाओगे अपनी परेशानियां। वहां इतनी परेशानियां, और वहीं पे ड्राई फ्रूट के फार्मर्स बादाम पिस्ता किशमिश अंजीर ये सब उगाते हैं, और वो लोग भी ऑनलाइन बेचते हैं। अमेरिका में शोरूम खोला है उन्होंने, जर्मनी में शोरूम खोला है, दिल्ली में खारी बावली में वेयर हाउस खोला है, और ये सब ऑनलाइन का बिजनेस। देखो कैसे लोग कर रहे हैं बिजनेस। तो वीडियो सीवी आप लोगों को बनाना चाहिए। अच्छा हाँ, आप में से कितने लोगों का विजिटिंग कार्ड है? ठीक है, चाइना में जब ये सवाल इसी तरह की क्लास में पूछा जाता है 100% के पास विजिटिंग कार्ड होता है। विजिटिंग कार्ड में क्या लिखोगे आप लोग? अभी अपना नाम, कौन से साल में पढ़ रहे हो, कौन से कॉलेज में, मोबाइल नंबर क्या है और ईमेल आईडी क्या है और वेबसाइट क्या है और लिंक्डइन की लिंक क्या है और यूट्यूब की लिंक क्या है, इतना लिखो बस। और आपके यहाँ आ जाए डीजीपी साहब, उनको आप में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव जाके कार्ड दोगे और बोलोगे हमारे सब लोगों के विजिटिंग कार्ड है। वो बहुत ध्यान से उसको रखेंगे, कई मीटिंगों में वो इस बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब नेटवर्किंग इज द एज, नेटवर्किंग करना पड़ेगा। नेटवर्किंग कैसे होगा? आप मेरे को मिले, शेक हैंड किया, फिनिश, क्या हाँ, हाउ डू आई कनेक्ट टू यू नाउ? कोई कनेक्टिविटी नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू कनेक्ट टू यू बैक। कहीं भी जाओ, किसी को भी मिलो, आप सब फैमिली से हो, कोई घर में आया, कोई बिजनेस को बिलोंग करता है, कोई कहीं कंपनी में जॉब करता है, कोई घर में मिलने को आया, कोई रिलेटिव है, कार्ड दो उनको, अभी से कार्ड दो। आपकी एक कनेक्टिविटी हो गई। जब आप ग्रेजुएट हो गए, उनके पास एक कनेक्शन है कि आपसे कॉन्टेक्ट बैक करने का। यहाँ पे बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, कल हम गए थे नीरज जी के साथ। यहाँ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पे एक स्टार्टअप का सेंटर चलता है, वहाँ रेगुलर जाया करो। आई डोंट नो वहाँ पे स्टूडेंट मेंबरशिप होती है नहीं। गुजरात में इस तरह के जो चैम्बर्स वगैरह, उनका एक स्टूडेंट विंग है और स्टूडेंट्स के लिए मेंबरशिप करते हो लोग, और स्टूडेंट्स को भी सारे प्रोग्राम की इन्विटेशन आते हैं। अगर नहीं है तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि एक स्टूडेंट विंग भी चालू करें। बीआईए में इसका प्रपोजल हमारी तरफ से गया हुआ है। हाँ जी, बीआईए में इस पे बात हुई थी। हाँ, कि स्टूडेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। राइट। लेकिन उन लोग अभी तक सारे प्रोग्राम स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं करा रहे हैं। कई प्रोग्राम में बीआईए चाहता है कि सिविल्स के स्टूडेंट्स आए। नहीं, वैसा नहीं, मेंबरशिप होनी चाहिए और उसकी एक अलग यूथ विंग टाइप होना चाहिए। एक मेंबरशिप जो ये लोग ले सकते हैं, जो कि इनके लिए बहुत सुटेबल होगी, वो होगी आईमा की। तो आईमा जो कि एक एपेक्स बॉडी है मैनेजमेंट की, और उसकी मेंबरशिप स्टूडेंट्स को, वो भी सिविल्स के स्टूडेंट्स को बहुत सस्ते रेट पे मिलती है। उसकी लाइब्रेरी सारा एडवांटेज मिलता है आईमा का। वो आप करवाओ और इन सब प्रोग्राम्स में जाओ। ये एजुकेशन है। यहाँ तो आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे ही। आप जब नेटवर्किंग करोगे, लोगों को मिलोगे, आप विजिटिंग कार्ड दोगे, तो आपकी कनेक्टिविटी बैठेगी। इट्स एज ऑफ नेटवर्किंग। पीपल हैव टू नो दैट यू एग्जिस्ट, पीपल हैव टू नो दैट यू एग्जिस्ट, राइट? सो एक ये बात है। नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू, आप जब ग्रेजुएट कर लोगे, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक अप ए जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन? बहुत कम लोगों को जॉब चाहिए। बहुत अच्छी बात है, का टेंशन नहीं है, प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं चाहिए। हाँ। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू अ बिजनेस? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टडी फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट? अरे सब। एक परसेप्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। The moment you finish graduation, my suggestion to you is 2 साल तक या तो जॉब करो या कुछ न कुछ छोटा स्टार्टअप करो और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करो। अभी क्या हो रहा है कि हम सोसाइटल प्रेशर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमने ग्रेजुएशन किया, कहीं हमको जॉब नहीं मिल रही, जॉब है ही नहीं मार्केट में। मैं उसके बारे में बताता हूँ। अभी जॉब नहीं मिल रही। फैमिली वाले, फैमिली के रिलेटिव, सब दोस्त पूछते क्या हुआ, कहाँ जब नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, करना नहीं है, लेकिन करें क्या? जॉब तो है नहीं। बहुत बड़ा परसेंटेज मैं इंटरेक्ट करता हूँ यंगस्टर्स से, वो ये इस प्रेशर में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं।
और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कहाँ जॉब है, तो सेम स्थिति आ गई। 2 साल काम करो, डोंट वरी सैलरी, डोंट वरी सैलरी। आप एक बात बताओ, आप लोग ये 3 साल का कोर्स कर रहे हो ना, आप लोग फीस पे कर रहे हो या कॉलेज फीस दे दिया आपको? क्यों फीस पे कर रहे हो? टू लर्न। ये आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसके बाद 1 साल और आपको जॉब वर्क करना है टू लर्न द रियल वर्ल्ड। तो शुड यू गेट ए सैलरी और शुड यू पे टू द कंपनी? तो क्यों सैलरी के पीछे दौड़ रहे हो? अभी कॉन्टेक्ट बैक करने का, यहाँ पे बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन है, कल हम गए थे नीरज जी के साथ। यहाँ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पे एक स्टार्टअप का सेंटर चलता है, वहाँ रेगुलर जाया करो। आई डोंट नो वहाँ पे स्टूडेंट मेंबरशिप होती है नहीं। गुजरात में इस तरह के जो चैम्बर्स वगैरह उनका एक स्टूडेंट विंग है और स्टूडेंट्स के लिए मेंबरशिप करते हैं वो लोग, और स्टूडेंट्स को भी सारे प्रोग्राम की इन्विटेशन जाते हैं। अगर नहीं है तो आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि एक स्टूडेंट विंग भी चालू करें। बीआईए में इसका प्रपोजल हमारी तरफ से गया हुआ है। हाँ जी, बीआईए में इस पे बात हुई थी कि स्टूडेंट मेंबरशिप होनी चाहिए, राइट। लेकिन उन लोग अभी तक सारे प्रोग्राम स्टूडेंट्स के हिसाब से नहीं करा रहे हैं। कई प्रोग्राम में बीआईए चाहता है कि सिविल्स के स्टूडेंट्स आए। नहीं, वैसा नहीं, मेंबरशिप होनी चाहिए और उसकी एक अलग यूथ विंग टाइप होना चाहिए। एक मेंबरशिप जो ये लोग ले सकते हैं, जो कि इनके लिए बहुत सुटेबल होगी, वो होगी आईमा की। तो आईमा जो कि एक एपेक्स बॉडी है मैनेजमेंट की, और उसकी मेंबरशिप स्टूडेंट्स को, और वो भी सिविल्स के स्टूडेंट्स को बहुत सस्ते रेट पे मिलती है, और उसकी लाइब्रेरी सारा एडवांटेज मिलता है आईमा का। वो आप करवाओ और इन सब प्रोग्राम में जाओ, ये एजुकेशन है। यहाँ तो आप जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे, आप जब नेटवर्किंग करोगे, लोगों को मिलोगे, आप विजिटिंग कार्ड दोगे, तो आपकी कनेक्टिविटी बैठेगी। इट्स एज ऑफ नेटवर्किंग। पीपल हैव टू नो दैट यू एग्जिस्ट, पीपल हैव टू नो दैट यू एग्जिस्ट, राइट? सो एक ये बात है। नाउ टेल मी, हाउ मेनी ऑफ यू, आप जब ग्रेजुएट कर लोगे, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू टेक अप ए जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन? बहुत कम लोगों को जॉब चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्लेसमेंट का टेंशन नहीं है मेरा, प्लेसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू डू ए बिजनेस? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू स्टडी फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट? अरे सब। एक परसेप्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। The moment you finish graduation, my suggestion to you is 2 साल तक या तो जॉब करो या कुछ न कुछ छोटा स्टार्टअप करो और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करो। अभी क्या हो रहा है कि हम सोसाइटल प्रेशर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हमने ग्रेजुएशन किया, कहीं हमको जॉब नहीं मिल रही, जॉब है ही नहीं मार्केट में। मैं उसके बारे में बताता हूँ। अभी जॉब नहीं मिल रही, फैमिली वाले, फैमिली के रिलेटिव, सब दोस्त पूछते क्या हुआ, कहाँ जब नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, करना नहीं है, लेकिन करें क्या, जॉब तो है नहीं। बहुत बड़ा परसेंटेज मैं इंटरेक्ट करता हूँ यंगस्टर्स से, वो ये इस प्रेशर में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी कहाँ जॉब है, तो सेम स्थिति आ गई। 2 साल काम करो, डोंट वरी सैलरी, डोंट वरी सैलरी। आप एक बात बताओ, आप लोग ये 3 साल का कोर्स कर रहे हो ना, आप लोग फीस पे कर रहे हो या कॉलेज फीस दे दिया आपको? क्यों फीस पे कर रहे हो? टू लर्न। ये आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसके बाद 1 साल और आपको जॉब वर्क करना है टू लर्न द रियल वर्ल्ड। तो शुड यू गेट ए सैलरी और शुड यू पे टू द कंपनी? तो क्यों सैलरी के पीछे दौड़ रहे हो? अभी तभी नहीं जाओगे अगर वो सैलरी आपकी बढ़ा देंगे। ये नेचुरल प्रोसेस होना है, ये हो रहा है। बट इट जॉब तो पहले मिले, सैलरी कहाँ क्वेश्चन में है। अभी तो अभी आप लोगों की एज कितनी है? 18-19। तो आप जब ग्रेजुएट होगे कितनी होगी? 21, है ना? उसका मतलब उसके बाद 79 ईयर्स है आपके पास काम करने को।
में से 1 साल छोड़ो ना सैलरी, 78 ईयर्स कमा लेना, बहुत मिलेगा 78 ईयर्स में। ये माइंड से निकाल दो कि इतनी सैलरी है तो जॉब लो, फॉरगेट इट। व्हेन यू ग्रेजुएट यू रियली डू नॉट नो मच अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड। दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, साइमेज इज बिट डिफरेंट। मैं काफी इंटरेक्शन कर रहा हूँ नीरज जी के साथ, मैं बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ वर्ल्ड ओवर। उनका माइंडसेट, पांडे जी बोल रहे थे ना जो माइंडसेट की बात, इट इज हिज माइंडसेट इज रिफ्लेक्टिंग इन दिस कॉलेज, इट्स डिफरेंट। आज ही आप देखो, आज आप कितना बढ़िया पांडे जी ने आपको एक पूरा लाइफ का अमेजिंग लेसन दिया। रिमेंबर दैट, राइट इट डाउन इन योर फोन। मैं देख रहा था कोई भी बच्चा, किसी पास कोई कागज पेन नहीं है, कोई कुछ नोट्स नहीं लिख रहे थे, दैट्स ओके। आज डिजिटल जमाना है ना, तो मोबाइल फोन में नोट्स होते हैं ना, मोबाइल फोन में नोट्स लिखने की आदत बना लो। 3 साल बाद आप जब इस लेक्चर को याद करोगे और पॉइंट्स पढ़ोगे ना, कई चीजें भूल गए होगे, लेकिन वो पॉइंट्स पढ़ते ही मेमोरी में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, दैट विल। आज से आदत बना लो, कोई अच्छी चीज किसी से सुनी तो फोन के अंदर नोट्स में डालना शुरू कर दो, और उस नोट्स का कुछ हेडिंग बना दो जो आपको लगे, और नोट्स को आप मेंटेन करना शुरू कर दो फोन के अंदर। फोन इज नॉट मोबाइल, पर्सन इज मोबाइल। ठीक है, पर्सन घूमता है इसलिए फोन घूमता है। And that is why फोन हमेशा आपके साथ रहेगा और नोट्स हमेशा आपके साथ रहेंगे। कागज में भी लिखा है तो कागज कहाँ होगा पता नहीं, बट फोन हमेशा आपके साथ रहेगा और उसमें नोट्स रहेंगे। ओके, अभी मैंने पूछा कितने लोगों को जॉब करनी है, मैं थोड़ा जॉब के बारे में भी बता रहा था। लेट मी टेल यू वन वेरी स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स ऑफ आवर कंट्री। Last year, 1.5 crore young Indians like you joined the job market in India. और बहुत सारे आंकड़े आते हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े आते हैं, ऑपोजिशन पार्टीज के आते हैं, सब अलग अलग आंकड़े आते हैं, इतने लोगों को जॉब मिली। मेरा मानना है कि 30 लाख लोगों को लास्ट ईयर जॉब मिली। दैट इज इट, दैट्स ऑल। सोचो, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑलरेडी। अब डबल कर लो, 7% ग्रो कर रहे, डबल कर लो, 60 लाख को मिलेगी। 1,50,00,000 लोग हर साल जॉब मार्केट में आ रहे हैं। जब तक आप लोग ग्रेजुएट होकर निकलोगे 4.5 करोड़ आ चुके होंगे। कहाँ है जॉब? वेयर इज द जॉब? कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इतनी हम जॉब्स क्रिएट कर पाए। एंड दैट इज व्हाई आज का जो अपने सब्जेक्ट रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। एंड मेरे मानना है कि इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार एक ऐसा माहौल हमारे कंट्री में क्रिएट हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप को एक रिस्पेक्टेबिलिटी मिल रही है। पहले एंटरप्रेन्योरशिप रिस्पेक्टेबल नहीं था। मुझे बिहार में कई लोग बोलते हैं कि जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप, जो लोग अपना छोटा बिजनेस शुरू करते हैं, उसको कोई लड़की नहीं देता शादी करने को। बोले ये तो अनसर्टन जिंदगी है इसकी। वो सब वो बदल गया। अभी वो स्टार्टअप्स आपने सुना है ना, स्टार्टअप्स। तो फ्लिपकार्ट 8 साल पहले एक स्टार्टअप था। मैं 2 लोगों को जानता हूं जिन्होंने उनको $50,000 ईच देके फ्लिपकार्ट को चालू कराया। $1 लाख में कंपनी चालू हुई, 70 लाख रुपए में आज के 8 साल पहले फ्लिपकार्ट। और अभी उसको लास्ट ईयर वॉलमार्ट जो कंपनी है यूएस की, $16 बिलियन, $22 बिलियन में खरीदा उस कंपनी। 22 बिलियन होता है 1,40,000 करोड़। और जो उसका प्रमोटर है, जो अभी अर्ली 30s में है, उसको पर्सनली 7,000 करोड़ रुपए मिले। और उसको कौन लड़की नहीं देगा? और कई बार ऐसे लगता है ऐसे तो एक नहीं है, लाखों हैं। लेकिन उनका अभी चल रहा है उनकी जर्नी। उन्होंने स्टार्टअप्स किए हैं, किसी का 5 करोड़ वैल्यूएशन हो गया, किसी का 1 करोड़ हो गया, किसी का 2 करोड़ हो गया, किसी का 10 करोड़ हो गया है। लेकिन वो बहुत बड़ी फिगर नहीं है इस दुनिया के लिए, इसलिए हमको नाम नहीं पता चलते। आप देखो, आप लोग कॉलेज में हो,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी सुना है ना सबने, माइक्रोसॉफ्ट कॉलेज में शुरू हुई, आपके जैसे बच्चों ने शुरू की। बिल गेट्स स्टार्टेड इन कॉलेज, व्हेन ही वाज इन कॉलेज। एप्पल कॉलेज में शुरू हुई, फेसबुक कॉलेज में शुरू हुई। फेसबुक कंपनी स्टार्टेड इन कॉलेज, स्टूडेंट स्टार्टेड इट, एंड हाउ दैट कंपनी हैज बिकम टुडे। गूगल आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम कॉलेज। कहने का मेरा मतलब है, आप लोगों के माइंड में इस समय ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैं बिजनेस करूं तो कैपिटल कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा। इनके पास कहां पैसा था, कहां पैसा था? दे डिडंट हैव मनी, दे वर ऑल मिडिल क्लास पीपल। पैसा नहीं था, बट जैसे पांडे जी बोल रहे थे, इंटेलेक्ट, माइंड, तो बिलीफ सिस्टम, उन्होंने फाइंड आउट किया कि ये अच्छा कैसे फाइंड आउट किया, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग कैसे करोगे इसको? बोलते हैं पेन पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। पेन पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। मेरा एक इंटरेक्शन, मैं एक मेंटर ऑन रोड ड्राइव में जाता हूँ बहुत कंट्रीज। जब मैं यूएस गया था तो मैं मार्क जुकरबर्ग को मिला था और मैंने उसको पूछा था कि आपका ये हाउ दिस थिंग केम इन योर माइंड कि शुरू करने का फेसबुक, व्हाट वाज? तो बोले मेरे को ये पेन पॉइंट था कि मेरे जो पेरेंट्स थे, मेरे पेरेंट्स मेरे को बार बार ये बोला करते थे कि अरे मैं जब स्कूल में था तो उस समय मेरे साथ जो पढ़ते थे, अब मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है, जो ये नाम नंबर है ढूंढो कहाँ है वो लोग। और बोले नहीं मिल पाता था। तो बोले मैंने सोचा कि ये मेरे पेरेंट्स का है। कई लोगों को पूछा तो सबने बोला हाँ, बोले हमारा तो छूट गया है रिश्ता कॉलेज में, स्कूल में जो हमारे फ्रेंड्स थे। ये पेन पॉइंट ऑफ सोसाइटी उसने आइडेंटिफाई किया। एवरी पेन पॉइंट ऑफ सोसाइटी इज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बस उसने बना दिया। आज सारे के सारे आज सब कनेक्टेड हैं। इवन आज जो 60 साल के लोग हैं वो भी फेसबुक पे अपने पुराने दोस्तों को ढूंढ के उनको रिक्वेस्ट भेजते ज्वाइन करने। और भी सारे कॉलेजेस के एलुमनाई ग्रुप वगैरह सब बने हुए हैं स्कूल कॉलेज के। पेन पॉइंट ऑफ सोसाइटी इज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब आप पेन पॉइंट ऑफ सोसाइटी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? और फिर आप बोलोगे कि पैसा कहाँ से आएगा मुझे सब। और इवन एज ए स्टूडेंट यू कैन स्टार्ट। ये मत सोचो कि ये तो अभी मैं 2-3 साल बाद ग्रेजुएट होने के बाद करूँगी। नो, इवन फ्रॉम नाउ फर्स्ट ईयर से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन है सारा कुछ, ऑनलाइन बिजनेस हो गया है। इंडिया में अभी 1.1 बिलियन मोबाइल फोन्स हैं और 500 मिलियन स्मार्टफोन्स हैं। First time the power has really come in the palm of the Indians in the form of a smartphone. लेकिन हम उसको किस तरह से यूज करते हैं उसके ऊपर। अभी पेन पॉइंट को कैसे समझना मैं आपको बताता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। आप खाली नीरज जी, आई रिक्वेस्ट यू, आप कुछ ऐसा इनका किसी दिन एक दिन प्रोग्राम बनाइए कि एक दिन या आधा दिन छुट्टी में तो आपको पटना में निकल जाना है, रोड में निकल जाना है, चल के जाना है। चल के चलो 5-6 घंटा चलो। कौन आप में से कितने लोग अभी तक मैं 6 घंटा कभी भी कंटिन्यूअस चले हो? हाथ उठाओ। बहुत लोग हैं। ये प्रोजेक्ट में बिल्कुल जो आप कह रहे हो मैं बिल्कुल लागू करना चाह रहा हूँ। आप ध्यान से सुनो। आपको एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट करना होगा जो भी जगह ये आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अच्छा, आप चलना शुरू करो और सिर्फ चलते चलते लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो, बिल्डिंग देखो, लाइट देखो, वायर जा रहा है देखो, बस जा रही है, रिक्शा जा रही है, स्कूटर जा रहा है, साइकिल जा रहा है, लोग बातचीत कर रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में बैठा है। ऑब्जर्व करते रहो चलते चलते। खाली इतना ऑब्जर्वेशन में ध्यान रखो कि लोगों का पेन पॉइंट क्या है, क्या तकलीफ दे रहा है लोगों को। बस अगर उसमें से आपने कोई आइडिया निकाल लिया, दैट इटसेल्फ इज अ बिजनेस। कभी भी सोसाइटी का पेन पॉइंट आप सॉल्व करोगे ना, दैट इज अ बिजनेस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पांडे जी ये बता रहे थे ना कि डजंट मैटर हाउ मच मनी यू मेक अनलेस इट इज यूजफुल टू द सोसाइटी। तो सोसाइटी का पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए कुछ करोगे तो दोनों गोल अचीव हो गए। यू विल ऑल्सो मेक मनी एंड सोसाइटी विल ऑल्सो बी सर्व, है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अहमदाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, उनके बच्चों के साथ हमने ये प्रोग्राम किया और भेज दिया, चलो आज आपको चलना है। कोई स्कूटर नहीं, कोई कार नहीं, कोई रिक्शा नहीं, कुछ नहीं, चलना है पैर से। वो स्कूटर में नहीं देख सकते तो निकल जाते, चल के जाना है। तो फिर उसके बाद सब आए, 2-3 दिन बाद हमने उनका सेशन किया। एक बच्चे ने बोला मैं थक गया था, पानी लिया और बोले मैं बस स्टैंड में बैठा था और मैं
देख रहा था, बस आई, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो बहुत ऊंचा बस में चढ़ने का, तो एल्डरली वुमन, छोटे बच्चे को बड़ी मुश्किल हो रही थी चढ़ने में। तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, अब क्या क्या करना चाहिए? तो बोले ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो बोले कोई जैसे ही बस खड़ी हो, एक कुछ ऐसा बनाया जाए उसमें सिस्टम, जैसे ही बस खड़ी हो एक हाइड्रोलिक से एक स्टेप नीचे से बाहर आ जाए, एक और तो इजी पड़ जाएगा चलना, और जैसे बस शुरू हो चली जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले तो अपन ये पता करें कि ये हाई क्यों है, होना तो लो चाहिए ना, बनाया ही क्यों हाई है? पहली बात उसको लो बनाना चाहिए था स्टेप। तो हम गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एमडी मिलने गए, हमने कहा क्या, उन्होंने कोई टेक्निकल टीम को बोले अहमदाबाद में प्रॉब्लम क्या है कि जो स्पीड ब्रेकर है वो बहुत ऊंचे है, इसलिए जब बस जाती है और जब वो पीछे का टायर स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करती है तो जोर से ऐसे पीछे प्रेशर आता है और जो स्टेप अगर नीचे होता है ना तो वो टूट जाता है। तो बोले इसलिए हमने ऊंचा बनाया। अरे मैंने कहा लेकिन कस्टमर जो है, आपने अपने इसके लिए कस्टमर को कितनी तकलीफ है, आपके लिए तो कस्टमर है, टिकट दे के बस में ट्रेवल कर रहा है। तो इसका, इस बच्चे का ये आइडिया आपको क्या लगता है? बोले हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, करो, मेरे को 2-3 करके दिखाओ। तो हमारे पास प्रोटोटाइप का लैब वगैरह है, उसने बनाया, हमने इंस्टॉल किया और देखा कि अच्छा चल रहा है। उसने कहा ठीक है 1000 बनाओ। अब 1000 बनाओ कहाँ से बनाए, हम तो यूनिवर्सिटी है। तो उसने सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का कॉलेज का बच्चा था, उसने कंपनी चालू की, कंपनी रजिस्टर की और बनाना चालू किया एज ए पार्ट ऑफ द कॉलेज प्रोजेक्ट। और अभी उसको आप गूगल करिएगा, आप देखना उसको बेंगलोर की, कर्नाटक के बस के ऑर्डर मिले हैं 3000 बस के, और भी बहुत सारे उसने कंपोनेंट्स बनाने चालू कर दिए। शुरुआत कहाँ से हुई? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग अ पेन पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। सो आप ऑब्जर्व करो जाके, हर पेन पॉइंट में बिजनेस सॉल्यूशन है और वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा कि आप कॉलेजेस में आजकल कल्चर हो गया है कि क्लासेस अटेंड नहीं करते। कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी परसेंटेजेस हैं, बट वो ज़बरदस्ती करने का आई डोंट नो क्या मतलब है। तो एक बात खाली इतना ही समझ लो कि 1 hour वेस्टेड बाय यू फॉर एनीथिंग, आइदर बंकिंग अ क्लास और समथिंग वेस्टेड बाय यू 1 hour इज 1 hour ऑफ थेफ्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप के पैसों की चोरी की, तो उस 1 घंटे की भी, उस 1 घंटे का भी वो पैसा दे रहे हैं कॉलेज में आने का, उसकी आपने चोरी की। इतना दिमाग में रखना। डो नॉट, वो हर घंटा, अब जैसे पांडे जी बता रहे थे ना, वो जो एक मिशन मोड बोलते हैं उसको, मिशन मोड, कि आपने डिटरमिन कर लिया ना ये करना है तो उसके पीछे लगो ना, उसके पीछे जो भी एनर्जी लगानी लगाओ। 1 घंटा वेस्ट क्यों कर रहे हो? नेवर डू दैट। सेकेंड, उनका एक मेरे को बहुत अच्छी पसंद है, उन्होंने कहा मैं फेल हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आप लोगों के लिए भी समझने के लिए, थोड़ा सा इंडियन कंसेप्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू द लॉजिक। अमेरिकन इकोनॉमी, मैं 4 साल मैंने यूएस में काम किया। मैं अमेरिकन कंपनी है जेरोक्स, आपने सुना हो, उसमें काम करता था, मैं मार्केटिंग में था। वहाँ मैंने एक चीज़ जो सीखी इज अमेजिंग। अमेरिका इनोवेशन सोसाइटी है, इनोवेशन ही करते रहता है, नया नया। वहाँ एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी का नाम है इट इज ओके टू फेल, बट फेल अर्ली एंड फेल स्मॉल। इसीलिए अमेरिका में इनोवेशन होता है, फेल अर्ली एंड फेल स्मॉल, बट इट इज ओके टू फेल। हमारे कंट्री में ये नहीं है। हमारे कंट्री में हम स्कूल कॉलेज में फेल हो गए तो पूरी सोसाइटी हम पे हावी हो जाती है। इसीलिए हम बचपन से, मुझे भी बचपन से बोला गया मेरे पेरेंट्स द्वारा, जो करना है करो, क्लास में फेल मत हो। इसीलिए मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं कुछ करूं बिजनेस और फेल हो गया तो सोसाइटी क्या बोलेगी। तो हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है। इनोवेशन का तो फाउंडेशन है फेल्योर, है या नहीं? इनोवेशन का फाउंडेशन है फेल्योर। फेल्योर से ही फिर इनोवेशन निकलता है। हर इनोवेशन जो हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं उसके पीछे 100 फेल्योर होते हैं, इट डजंट मैटर। सो आप डोंट वरी अबाउट फेल्योर कि हम किसी चीज में फेल हो गए। फेल्योर नॉट इन एजुकेशन, मैं आपके लाइफ के बारे में बता रहा हूं। देन उसमें एक फिलॉसफी है कि डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स।
ये इसको मैं दिस इज हाउ आई डिफाइन इनोवेशन। कई लोग सोचते हैं इनोवेशन मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनाया उसको पेटेंट करवाया, ऐसा तो कोई नहीं, वो तो 5% ऑफ इनोवेशन में आता है। डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स, इवन एज ए स्टूडेंट। वो आपको तय करना है व्हाट इज दैट वन थिंग, डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स, दैट इज इनोवेशन। एक मैं आपको जो गर्ल्स हैं यहाँ, गर्ल्स हैं उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन इकोनॉमी में 68% ऑफ द विमेन ऑफ अमेरिका आर इन द इकोनॉमिक वर्कफोर्स, काम कर रहे हैं। चाइना के अंदर 62% ऑफ द विमेन आर इन द इकोनॉमिक वर्कफोर्स। इंडिया के अंदर 22% आर इन द इकोनॉमिक वर्कफोर्स। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम चालू की है, स्टैंड अप इंडिया। किसने सुना है स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया इज ओनली फॉर वीमेन। आप में से कितने लोगों ने स्टैंड अप इंडिया की वेबसाइट देखी है? ठीक है, देखो, नहीं देखी है, देखो, पर्टिकुलरली द गर्ल्स। इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज यू कैन स्टार्ट सम बिजनेस, उसके अंदर ऐसा प्रोविजन है। कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। 2 करोड़ रुपए तक अगर आपका बिजनेस प्रपोजल अच्छा है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको बैंक में जाना भी नहीं है। यू डोंट इवन हैव टू वॉक इनटू अ बैंक। ठीक है, 45,000 करोड़ रुपीस का लास्ट 1 साल में डिसबर्समेंट हो गया स्टैंड अप इंडिया के अंदर टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी है, और उसके बाद उसका एक इंटरव्यू होता है, वो बैंक में नहीं होता है, वो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम की टीम करती है। उसका ऐसे ही मैं डॉक्यूमेंटेशन लेके आया हूँ। गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी एक दूसरा प्रोग्राम है, स्वावलंबन करके एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, और फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा उद्यमी मित्र करके है, और मुद्रा बैंक है। तो ये सब मैं डॉक्यूमेंट नीरज जी आपको देता हूँ, इन सबको सॉफ्ट कॉपी आप भेज देना। आप हिंदी में है, इंग्लिश में भी है, पढ़ना खाली। सो जो गर्ल्स हैं उनको मैं, इंडिया कैन नेवर बी ए इकोनॉमिक पावर अनलेस द वुमेन आर आल्सो इक्वली पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो यू ऑल्सो थिंक इन दिस डायरेक्शन। और अभी सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हाउ मेनी ऑफ यू, अभी तक आपने 12th में, इंडिया में तो कल्चर नहीं है फिर भी लेट मी अंडरस्टैंड, 12th तक आपने कभी किसी इंटर्नशिप कुछ किया है कहीं जाके कंपनी में इंटर्नशिप? सो इंटर्नशिप इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं तो इंडस्ट्रीज में जब भी जाता हूँ, कल भी मैं BIA में था, मेरे को लोग पूछ रहे थे कि अरे साहब हमको मैन पावर नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उनको यही बता रहा था कि एज ए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कि आप स्टूडेंट इंटर्न रखो। स्टूडेंट इंटर्न रखोगे तो दे नो द लेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे। वो आपके बिजनेस को अलग तरह से ले जाएंगे, और जैसे उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो ऐसे आप उनको, यू स्टार्ट पेइंग देम मोर। तो जब भी आप एज ए स्टूडेंट इंटर्न जाओगे उनके पास, इतनी आप में स्किल नहीं होगी, बट उनके साथ इंटरेक्ट करते करते आपकी थोड़ी स्किल बिल्ड हो जाएगी, देन दे शुड पे यू। सो इंटर्नशिप इज वेरी वेरी क्रिटिकल, और अभी से फर्स्ट ईयर से आपको चालू कर देना चाहिए। कई बार लोग इंटर्नशिप 3rd ईयर में रखते हैं, फर्स्ट ईयर से चालू कर दो। ठीक है, और नीरज जी मैं बोलता हूँ आपका माइंडसेट को देखते हुए कि मेरे को कल नीरज जी बता रहे थे कि बिहार में इतनी सारी कंपनियां नहीं है, आप गुजरात भेजो, हम भी रहेंगे। एंड आप सोचते हो हम कहाँ रहेंगे, खर्चा होगा, क्या खाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं खुद आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली, मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे और ईमानदार थे। तो ईमानदार थे इसलिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। ठीक है तो मुझे आज भी याद है, मेरे पास अभी भी मेरी एक बैग है, उसके अंदर वो है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किसी ने सुना है? यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं मेंबर हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है 11th क्लास में मैंने 2 महीने की ट्रेन जर्नी की थी पूरे इंडिया की। और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन उस समय भी 1990 में हर इंडिया के शहर में हॉस्टल हुआ करते थे, और आज भी है। और 20-25 रुपए दिन के लेते हैं, तो चैरिटी पे चलता है। और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं। मैं जैन हूँ, हमारे जैन समाज की इतने सारे हॉस्टल हैं, और उसमें ये कुछ नहीं होता कि खाली जैन रहेंगे, जैन तो कोई रहता ही नहीं वहाँ।
ठीक है, तो ये खर्चे का कोई इशू ही नहीं है कि भाई खर्चा कहाँ से निकलेगा। अपॉर्चुनिटी को एनकैश करो, ये माइंडसेट में लेके मत चलो कि मुझे सिर्फ बिहार के अंदर इंटर्नशिप मिले। मैं आपको बताऊंगा जगत भाई एग्जाम्पल यहाँ पर 2015 में ICICI बैंक का एक कैंपस प्लेसमेंट हमारे यहाँ हुआ, जिसमें लगभग 250 के आसपास सिलेक्शन हो गए। और बैंक जो है वो टेली बैंकिंग का डिवीजन शुरू कर रहा था, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को लिया और बॉम्बे में उनको पोजीशन दिए गए थाने में, लेकिन सैलरी कम थी। तो मुझे मालूम पड़ा बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। पिछली बार एक बार पहले बैंक आया, उसने लगभग 30-40 लोग को लिया था, बहुत कम लोग ज्वाइन किए। और उसके बाद जब दोबारा आया तो 250 लोग को ले लिया। तो हुआ कि भाई फिर ज्वाइनिंग कम होगी। मैंने बोला इस बार मैं देखता हूँ, और मैंने वहाँ लड़कियाँ काफ़ी थी उसमें, तो मैंने उनको जो आपका जो पूरा जो फंडा पास दे रहे हो, यही थ्योरी मैंने उन छात्रों को दी थी। अभी भी यहाँ पर ऐसे बच्चे होंगे जिनको ICICI बैंक में ऑफर मिला है। ये बच्चे इस बार के जो फाइनल ईयर के बैच के बच्चे हैं, इनको मैंने एक ही चीज़ कही जो आपने आज बात कही कि तुम उनके पैसे पर वहाँ रहोगे, उनके खर्चे से तुम वहाँ आने जाने करोगे। माँ बाप को तुमको पैसा भेजने का बचेगा नहीं हो सकता है, लेकिन इतना सीखने को मिलेगा। और तुमको अगर करियर जो बनाना है वो तुम्हारा सारा सपना पूरा होगा। आज वो बैच 6 लाख के पैकेज पे आ चुका है, आराम से जो लोग 2 लाख के पैकेज पे गए। अगर वो लोग कोई MBA कोर्स करते, वो BBA BCA के स्टूडेंट थे, अगर वो MBA कोर्स करते तो 6 लाख माता पिता का लगवाते और 2 लाख के पैकेज के लिए भटक रहे होते। बराबर ऐसा ही है, सेम बिल्कुल यही परिस्थिति अभी यही परिस्थिति है मार्केट की। जो उनके बैचमेट नहीं गए बिल्कुल और नहीं ज्वाइन किए, पटना में ही किसी बहुत सरकारी बड़े बड़े संस्थानों से उन्होंने MBA वगैरह किया। आज वो लड़की और लड़के आते हैं कि सर हम लोगों का जो ऑफर था वो जा सकते हैं क्या? मेरे पास वो व्हाट्सएप मैसेंजर और सब जगह पर बच्चों का है, विप्रो के लिए भी है और ICICI बैंक के लिए भी है। और मैं नाम नहीं लूंगा, पटना का मोस्ट रेपुटेड लड़कियों का कॉलेज है और जो MBA कॉलेज है, वहां से उन्होंने MBA किया, MCA किया। अब उनके बैचमेट 6-6 लाख की पैकेज पर है, वो नहीं ज्वाइन किए, उनके पास ऑफर था। लड़कियां जिनको TCS और विप्रो दोनों को ऑफर था, नहीं ज्वाइन किया, MCA किया। MCA करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कंपनी में काम करना MCA करने से बेहतर होता है। एनी टाइम। दूसरा एक मैं आपको इंटर्नशिप की ऑफर देता हूँ, एक दूसरी में इंटा। अभी जब नीरज जी बात कर रहे थे तब मुझे वो आइडिया क्लिक हुआ, मैंने कहा मैं बोलूँगा। अभी वाइब्रेंट गुजरात आप में से कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, जिसने नहीं सुना उसकी खाली वेबसाइट आप लोग चेक करना। और इट इज ए गेम चेंजर फॉर गुजरात। लोग बोलते हैं कि गुजरात तो एंटरप्रेन्योरल स्टेट है, ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं था, वो तो बन गया। और उसकी शुरुआत तो नहीं बोल सकते, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात उसका बहुत बड़ा फैक्टर था। और सारे बोल रहे थे कि नहीं ऐसा है, प्रोग्राम कैसे होगा, हो गया। बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। तो वाइब्रेंट बिहार का हमने जो एक सोच रखी है, तो मेरा ये मानना है कि हम वाइब्रेंट बिहार साइमेज से चालू करें, इंडस्ट्री से नहीं। और आप लोगों को एज ए प्रोजेक्ट आप लोगों को यू हैव टू ऑर्गेनाइज। आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट। हम डिक्लेयर करने के बाद इंडस्ट्री के पास जाएं कि साइमेज कॉलेज ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करो और हम आपको इतना बिजनेस दिलाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे सबकी जॉब तय हो गई। ठीक है ना? फिर उसके बाद एक पांडे जी ने जो बात बोली उससे मैंने एक पॉइंट लिखा कि देखो आजकल दुनिया में जब व्हेन पीपल हायर, सी एक बात समझो, जब वो आपको हायर कर रहे हैं ना स्टार्टिंग में, आपके ग्रेजुएट होने के बाद आपके में इतनी कोई स्किल्स नहीं होती है। आप ये भूल जाओ, पार्डन मी नीरज जी, कि आप ये कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में, इवन IIT में पढ़ने के बाद आप एकदम स्किलफुल हो गए हो और आप इंडस्ट्री को यूजफुल होने वाले हो। फॉरगेट इट। लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक का इंडियन एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट है कि 85% ऑफ द फ्रेश इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयड या नहीं, अनएम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं सकता। जो पढ़ाते हैं हम इंजीनियरिंग में, तो 20 साल पुराना करिकुलम है, करिकुलम ही नहीं बदला, इंजीनियरिंग बदल गई। तो कौन आप हायर करने वाला है? यही हर सेगमेंट के एजुकेशन में। तो इसीलिए
जब रिक्रूटर्स हायर करते हैं आजकल अच्छे रिक्रूटर्स, उनका एक स्टेटमेंट होता है, वो बोलते हायर फॉर एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर स्किल्स। वो लोग ये बोलते हैं। तो पांडे जी लोग बता रहे हैं आपका एटीट्यूड, आगे उसके सामने बैठे इंटरव्यू में, आपका क्लोथिंग, आपका हाउ यू हैव डन अप योर फ्रेशनेस, आपका हेयर, आपका कैसे टाई आपका है, आप कैसे वॉकिंग किए, क्या क्या आप जवाब दे रहे हो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, वो सबसे आपकी पूरी वैल्यू सिस्टम निकल के आएगी। बहुत स्मार्ट होते हैं रिक्रूटर्स, पूरी जिंदगी यही काम करते रहते हैं, लाख हजारों लोगों को मिलते हैं, तुरंत 5 मिनट में जजमेंट ले लेते हैं कि इसके साथ आगे बात करनी या नहीं करनी, क्योंकि उनका भी तो टाइम इंपॉर्टेंट है। हायर फॉर एटीट्यूड उनके माइंडसेट में, ट्रेन फॉर स्किल्स। एटीट्यूड ठीक है ना, कोई भी स्किल सिखाई जा सकती है अगर एटीट्यूड ठीक है, तो आपका एटीट्यूड देखते हैं। तो एटीट्यूड में आता है सैलरी। आपको क्या लगता है जब आपको लोग पूछते हैं कि कितनी सैलरी चाहिए, तो क्या लगता है कि आप जो बोलोगे वही दे देंगे? तो पूछते क्यों है? सिर्फ ये देखने को कि व्हाट डू यू रिप्लाई अबाउट इट, एंड देयरफॉर योर रिप्लाई शुड बी ऑलवेज कि व्हाटएवर यू फील इज I am worth it, you give me, I will prove, and then if you want, you later increase. एक मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसकी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। शेखर सिंह नाम है वो, हम लोग ग्रेजुएट हो गए, फिर उसने कोई उसके रिलेटिव था इंडोनेशिया में, हाँ, तो इंडोनेशिया गया और एक कंपनी फिर उसने इंटरव्यू बिठाया, और उस कंपनी वालों ने, वो मेरे को बता रहा था कि ऐसा हुआ, उसको पूछा सैलरी, तो उसने कहा एक काम सर, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मैं 1 महीना आपके यहाँ काम करूँगा, 1 महीना, और मेरा काम देख के आप तय करना कि कितनी सैलरी देनी है, अगर वो सैलरी मुझे एक्सेप्टेबल होगी तो रहूँगा, नहीं तो नहीं रहूँगा। वेरी गुड ना। मेरा काम तो देखो, कैसे आपको कोई सैलरी देगा आपका काम जाने बगैर। सो दिस इज द एटीट्यूड। वो आज तक कितने साल हो गए उस कंपनी में, ही इज लाइक शेयर होल्डर ऑल्सो एंड डायरेक्टर इन दैट कंपनी नाउ। 4-5 हजार करोड़ की कंपनी है टेक्सटाइल की इंडोनेशिया में, वो ही टिका रहा, ही मेड हिज लाइफ। सो दिस इज द एटीट्यूड। एक आप लोग एक वेबसाइट चेक कीजिएगा, उसका नाम है smartvillage.biz। smartvillage.biz, स्मार्ट विलेज, ये हम लोग चला रहे हैं, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा मिशन है, और हम अभी 62 विलेजेस में काम कर रहे हैं 19 स्टेट्स में, और हर विलेज में हम biz इसीलिए रखा है कि ये बिजनेस मॉडल है, और इसके अंदर आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। बिहार में, पूरे इंडिया में 6,30,000 गाँव हैं, 6,30,000 गाँव। 68% पॉपुलेशन इंडिया का आज भी गांव में रहता है। इंडिया को मजबूत बनाना है तो गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा, बाकी फॉरगेट इट। तो गांव के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है? आप में से कितने लोग फार्मर फैमिली को बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर को? ठीक है, एक बात समझ लो कि एग्रीकल्चर के अंदर सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं। सरकारें कुछ भी बात कर रही है, डबल द फार्मर इनकम, कोई कितनी सब्सिडी दे दे, कुछ नहीं होना फार्मिंग में। जितने फार्मर के बच्चे, कितने लोगों को वापस फार्मिंग करनी है? किसी को नहीं करनी, एक को करनी। क्यों करे कोई? इतने जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं कि वो इकोनॉमिकल है ही नहीं। लेकिन उसी फार्म के अंदर वैल्यू एडिशन हो सकता है। हम लोग ये स्मार्ट विलेज में ये प्रोग्राम चला रहे हैं, और इसमें आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो लोग फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से। अगर आप टमाटर उगा रहे हो, तो अभी हमने जितने फार्मर टमाटर उगा रहे हैं उनके बच्चों को, जो आपके टाइप के यंगस्टर्स हैं, उनको बोला टोमेटो केचप बनाना शुरू करो। टमाटर की लाइफ है 2-3 दिन, इसीलिए 2-3 रुपए में बेचना पड़ता है, क्योंकि मंडी में वही रेट है, और मंडी में जो ब्रोकर होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर को। वो तो सड़ जाएगा, तो बेच दो। आप टोमेटो केचप बना दो, 1 साल चलेगा, लाइफ बढ़ गई ना, कोई प्रेशर नहीं। और ऐसा लगता है जैसे टोमेटो केचप बनाने कितने पैसे लगे? कुछ ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए से आप चालू कर सकते हो, और वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिडबी का, मैंने जो बताया, मुद्रा स्कीम के अंदर अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, आप
उसकी वेबसाइट में जाओगे 350 प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स है, उसमें कोई भी आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रोफाइल निकाल सकते हो, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स है, उसमें आपको कुछ अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है। और वैल्यू एडिशन करो। वैसे ही जो लोग मूंगफली उगाते हैं, मूंगफली, तो हमने एक गांव में एक प्रोजेक्ट चालू किया पीनट बटर बनाने का। जैसे बटर आता है ना, वैसे पीनट बटर, मूंगफली में से बटर बनाने का। उसका बहुत 28,000 करोड़ का साल का खाली अमेरिका का मार्केट है पीनट बटर का। आप मेरे को कोई भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट बताओ, कोई भी बताओ, मैं आपको उसका वैल्यू एडिशन बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अभी से सोचना चालू करो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का जमाना आ रहा है। अभी मैं कल शेयर कर रहा था BIA में 2 प्रधान, एक नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर 4-5 महीना पहले इंडिया आई थी 2 दिन के लिए। उन्होंने एक कागज प्राइम मिनिस्टर को हमारे दिया कि हमने नॉर्वे में तय किया है कि कोई भी नॉन ऑर्गेनिक फूड इंपोर्ट नॉट अलाउड। लेकिन बोले हम तो उगाते नहीं कुछ, कहाँ से हमको कौन देगा? ये मेरे को आप, ये मैंने लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्वांटिटी ब्लैंक लिखी है, आप भर लो, जितनी भरोगे हम खरीदेंगे। और वो घूमते घूमते कागज मेरे पास आया, क्योंकि 2 दिन बाद उसको वापस देने का था भर के। तो हमने कुछ कैलकुलेशंस करके अमाउंट लिखी उनको, उन्होंने जब दी तो वहाँ से मेरे को जवाब आया कि वो प्राइम मिनिस्टर बोल रही थी आपने जो अमाउंट जो क्वांटिटी लिखी है कि आप इतनी ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल दोगे, इट इज 10% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। सप्लाई ही नहीं है इंडिया में। आप में से कितने लोग कुछ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं? जी, जितने लोग फार्मर्स बोला आपने, कौन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहा है? एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो ना। कई फार्म तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक फार्म ही है बिहार में, मैंने देखा है। सबवे सुना है आप लोगों ने? सबवे में वो लेट्यूस आता है, वो सबवे का भी ऑफर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो सबवे वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सारा हैंडल करता मार्केट। वो बोले हमको ऑर्गेनिक लेट्यूस चाहिए, मिल नहीं रहा उनको, मिल नहीं रहा। कितना बड़ा इंडिया, कितनी बड़ी फार्मिंग कम्युनिटी, ऑर्गेनिक लेट्यूस नहीं मिल रहा। वो बोल रहे आप क्वांटिटी बोलो, क्वांटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के बाद देयर आर एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू फार्मिंग, रिलेटेड टू एनी बिजनेस। स्टार्ट छोटे अमाउंट से लेके 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कोई लिमिट नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप की कोई कमी नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप ही आंसर है। दैट इज ओनली गोइंग टू, कोई जॉब, इतनी जॉब्स है ही नहीं, और पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जाने वाला है, और भी जॉब्स कम होते जाने वाली है। एक जगत भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो आपने डिस्कशन में बताया था एक छोटा बिजनेस मॉडल, जो कि अपने आप में बहुत ही छोटा बिजनेस था, लेकिन उसने अपने इनोवेशन से उस बिजनेस को बहुत बड़ा किया। वो एग्जाम्पल सुन के कुछ समझ में शायद आ सकता है कि दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है और कितना कुछ किया। कौन सा था? मैं भूल गया, मैंने बड़े एग्जाम्पल दिए। वो बकरी का जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे कल, बकरी के, हाँ अच्छा, वो यस, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बकरी है बिहार में? बकरी, उसको क्या बोलते हैं बिहार में? लिंडी को। बकरी की जो लिंडी होती है ना, जो मतलब उसका वेस्ट जो निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बिहार गनारी है, जो है। हम लिंडी गुजरात में लिंडी बोलते हैं। एक गुजरात में बकरी की पॉटी, मतलब हाँ बकरी की पॉटी है, ये ठीक है, ये बेटर है। सब अपने अपने कान नाक बंद करो। अहमदाबाद, राजकोट के पास एक पर्सन है, उसको अंग्रेजी नहीं आती और उसको कंप्यूटर नहीं आता। मेरे ख्याल से 45-48 ईयर्स के हैं। 4.5 करोड़ रुपए का साल का बकरी की लिंडी एक्सपोर्ट करते हैं, और वॉलमार्ट उसका कस्टमर है अमेरिका में। एक ही कस्टमर है वॉलमार्ट। उसने क्या किया है कि 160 बच्चे रखे, 160-200 कितने बच्चे रखे, बहुत सारे, और वो बच्चे दिन भर बकरी की लिंडी इकट्ठा करते हैं, और फिर उसको, तो वॉलमार्ट ने जब कुछ जाना, जब तो बोले अरे ये तो चाइल्ड लेबर,
बोला नहीं साहब ये चाइल्ड लेबर नहीं है, क्योंकि ये बच्चे, गरीब के बच्चे, ये स्कूल जाते नहीं हैं। ये लोग आधा दिन मेरे लिए लिंडी इकट्ठा करके लाते हैं और आधा दिन स्कूल जाते हैं और स्कूल की फीस मैं देता हूँ। सैलरी नहीं देता, वो कैसे चाइल्ड लेबर हो गया? लेबर में तो सैलरी होती है। तो वॉलमार्ट ने बोला हाँ ये ठीक है, ये तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे अभी आप लोग वॉलमार्ट के अगर वेबसाइट में जाओ ना, वहाँ केस स्टडीज है। ये एक केस स्टडी उन्होंने लगाई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर, और इनकी तो जिंदगी आप बना दो। अच्छा ये बच्चे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उन्होंने कैसा किया है कि एक बॉक्स बनाया है और वो कार्डबोर्ड बैग बॉक्स है विद अ कवर, नीचे रॉ कॉटन लगाते हैं वो, फिर ऐसे कार्डबोर्ड के सेपरेटर्स हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे स्क्वायर बन गए और एक स्क्वायर में एक लिंडी रखते हैं, ऐसे पूरा एक लाइन में लिंडी आ गई और हर लिंडी को कलर करते हैं बच्चे, कलर करते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू कलर करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर एक कवर है सेलोफेन सी थ्रू पेपर, ताकि दिखे लिंडी। कार्डबोर्ड बॉर्डर और डिजाइनर रिबन एनआईटी के स्टूडेंट ने बॉक्स डिजाइन किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, और साइड में परफोरेशन। मैंने कहा ये कलर क्यों करते हो? बोले ये अमेरिकन कस्टमर के लिए है। तो वो तो बोले नेचुरल कलर देख के खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, मैं कहा मैं खाली गलत में एमबीए कर गया। फिर उसने किया है 3 ग्रेड है, बोले 3 ग्रेड है, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। मैं बोला देखो, मैं उसको चाचा बोलता हूँ, चाचा ये ठीक है। ये क्या है सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड कैसे? मेरे को बोला जगत भाई कस्टमर को चॉइस देने का, बोले 3 क्वालिटी है। मैं कहा तय कैसे करते? बोले बच्चे तय करते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। और 5-5 सेंट का फर्क है प्राइस में सबको। और फिर उसके बाद ये डब्बा वॉलमार्ट अपने स्टोर में यूं लगाता है ऊपर, लोग आते $3 में एक डब्बा खरीदते हैं, $3। घर लेके जाते हैं, साइड से परफोरेशन खोलते हैं, बॉक्स को ऐसे लिफ्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिंडी वो सेपरेटर्स खुल जाते हैं और वो जाके रोज के गमले में मैन्योर की तरह यूज होता है। इट इज फर्टिलाइजर फॉर द रोज प्लांट। वाई बकरी की लिंडी? क्योंकि बकरी की रोज प्लांट में एक क्वालिटी चाहिए। रोज प्लांट में अच्छा कलर और फ्रेग्रेंस तब आता है जब आप दिन भर उसमें पानी डालते रहो। इट नीड्स वाटर ऑल डे। अमेरिका में या कहीं भी किसको टाइम है कि दिन भर डालते रहे? तो ऑफिस में बैठे, गमला तो घर में है। बकरी की लिंडी में गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, आप जब पानी डालते हो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ता है। जो गॉड गिफ्ट क्वालिटी है उसकी। और मैं उसको, मेरी आदत है हर बिजनेसमैन को मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज, नंबर 1। तो उसको भी मैंने पूछा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बोले सप्लाई नहीं मिलती। और मैं उसको कल जाके बोलूँगा बिहार से भेजता हूँ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और वॉलमार्ट वाले साल में उसको एक बार बुलाते हैं, उनकी जब वो सब डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें वो गुजराती में स्पीच देता है और सारे इंग्लिश में लगा के ट्रांसलेट करके सुनते हैं। दिस इज एन एंटरप्रेन्योर, आई सैल्यूट, दिस इज आवर इंडियन एंटरप्रेन्योर। तो ये सब दिमाग से निकाल दें कि लैंग्वेज इज ए बैरियर फॉर बिजनेस, लैंग्वेज इज ए बैरियर फॉर एक्सपोर्ट, कैपिटल इज ए बैरियर फॉर बिजनेस, ये सब दिमाग से निकालना। चाइनीज यहाँ त्रिपाठी भी है, मैं त्रिपाठी जी को भी बोलूँगा थोड़ा खड़े हों, मैं त्रिपाठी का इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ।
ये बिहार से, खड़े रहिए, इधर आ जाइए, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और ये हिंदी पढ़ाते चाइनीज यूनिवर्सिटी में, चाइना में। ये बताएंगे नहीं, और आप त्रिपाठी जी सुनना मत, इनकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ। अभी चाइना की गवर्नमेंट 25 हिंदी की किताबें चाइनीज में ट्रांसलेट कर रही है, और वो कर रहे हैं। उनकी खाली कंसल्टेंसी फीस उस प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपए है। क्या करोगे, थोड़ा बांट लो। मेरा कहने का उनका एग्जांपल दे, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सालों से हम लोग मिलना चाहते थे तो आए हैं, इंसिडेंटली यहाँ हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लुक एट द करियर अपॉर्चुनिटीज। नीरज जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ पॉसिबल आप एक 6 महीने का चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स करवाइए। और इस समय शॉर्टेज है चाइनीज ट्रांसलेटर्स की। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा। एक इंडो चाइना एकेडमिक कोलैबोरेशन एसोसिएशन है, जिसकी तरफ से कई बार हमारे पास प्रपोजल आया, और पिछली बार 20 स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने वो प्रपोजल भेजा, जिसमें 7 दिन का चाइना ट्रिप था, 7 डेज और 6 रातें, और जिसमें उस वक्त को जो चाइना का जो कैंटोन ट्रेड फेयर होता है, वो ट्रेड फेयर भी शामिल था। चाइना का जो हिस्टोरिक प्लेसेस है वो सब भी शामिल था, उसका ट्रिप और टूर, प्लस 2 यूनिवर्सिटीज का उसमें विजिट था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का अपॉर्चुनिटी। और मुझे बड़ा तकलीफ हुआ, दुख हुआ, मुझे 20 स्टूडेंट्स अरेंज करने थे, और हम लोगों ने उस वक्त कई सारे बच्चों के बीच में वो कन्विंस किया। 40,000 रुपीज़ का उसका चार्ज था, 40,000 रुपीज़ फॉर 1 स्टूडेंट। आप मान के चलो कि चाइना जाने आने में भी आपको उससे ज़्यादा खर्च आ जाएगा, प्लस वहाँ रहने का खर्चा, खाना पीना सब सब्सिडाइज ही था। 40,000 रुपीज़ में 7 दिन का ट्रिप, लेकिन उस वक्त वो ट्रिप हो नहीं पाया। मुझे लगता है आज इतनी सारी बातों को सुनने के बाद और इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के बाद आपके दिमाग में भविष्य में ऐसा कोई ट्रिप अगर मौका मिले, तो मुझे 20 बच्चों के लिए चुनना पड़ेगा कि ये 200 में तैयार है, इसमें से किस 20 को ले जाए। हाँ, से रियली ग्रेजुएशन करने के बाद किसी को इंटरेस्ट हो, तो त्रिपाठी जी के पास ऐसी स्कीम्स भी हैं जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो चाइनीज गवर्नमेंट देती है। हर साल 20 बच्चों का वो अकेले करवाते हैं, इंडियन बच्चों का, चाइना में। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसको स्किल बोलते हैं, स्किल। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, एजुकेशन है, स्किल इज चाइनीज लैंग्वेज, स्किल इज फ्रेंच लैंग्वेज। सपोज ये 5 बच्चे मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए, ये 5 यहाँ के ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट हो गए, और मैं इनका इंटरव्यू लेता हूँ, और एक का मुझे पता चला कि इसने चाइनीज पढ़ा है। तो अब आप मेरे को बताओ कि मेरी सिलेक्शन क्या होगी? बिकॉज एक एडिशनल स्किल है। मैं सोचूंगा चलो चाइना के साथ अगर कभी कुछ काम करना है, चलो कुछ नहीं है, इसको आता है ना, तो चाइना के साथ कुछ काम चालू कर दे इसकी वजह से, क्योंकि वहाँ तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो ये स्किल कहलाती है। मैंने कहा ना, डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स। एक वो क्या अलग चीज है जो आप करो जो दूसरा नहीं कर रहे, दैट विल सेट यू अपॉइंट। लैंग्वेज के ऊपर बात करते करते लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, चाइनीज आज की भी तारीख में 5% चाइनीज स्पीक इंग्लिश, दे एक्सपोर्ट 8 times मोर देन इंडिया। जैपनीज और फ्रेंच को अगर इंग्लिश आती भी है, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज कि वो जैपनीज में जवाब देंगे। बोलेंगे जवाब चाहिए तो जैपनीज सीख लो। लैंग्वेज इज अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ कैपिटल। एक 7 forms ऑफ कैपिटल का फ्रेमवर्क है वर्ल्ड बैंक का, आप लोग गूगल करके कभी देखना, उसमें लैंग्वेज इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। बस, तो basically whatever I wanted to share I have told, and एक ये बड़ा अच्छा मैंने स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ा था, मैंने लिखा है, if you change today
If you change today, then India will change after 15 years. You have to, आपको वो बदलाव की शुरुआत करनी है. You have to understand कि दुनिया कहाँ जा रही है and how you will connect to that world. And ये 30 साल बाद ग्रेजुएट हो गए, उसका 10 साल बाद काम करोगे, तब उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी को आएगा, आपके काम का बेनिफिट. So it is that long. And एक क्लास में I want to tell, आप में से कितने लोगों को PhD करना है? PhD, डॉक्टरेट, ठीक है. PhD की एक डेफिनेशन समझ लो, आज से ही आप PhD हो अगर ये 3 चीज आपके अंदर है. P is for passion and H is for hunger. Hunger, वो खाने की भूख नहीं, hunger to do something in life. And D is for discipline. PhD, passion, hunger and discipline. If you try to पांडे जी, मैंने जो पांडे जी की बात का निचोड़ निकाला, this is what he was saying: passion, hunger, discipline. Make money, no problem. Make money, no problem. It is not ill. पहले ऐसा इंडिया में समय था कि जो पैसे वाले होते थे लोग बोलते थे ये ठीक आदमी नहीं है, ठीक है. पहले ऐसा भी समय था जब लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं रहती थी. लोग बोलते थे जिसको सरस्वती है उसके बाद लक्ष्मी नहीं होती थी. अब वो जमाने गए. नाउ नॉलेज इकोनॉमी है, IT सरस्वती, और IT में बहुत पैसा है, तो लक्ष्मी सरस्वती साथ रहती है, ठीक है. सो बी पैशनेट. ये सब जितना मैंने बताया आप लोग नोट्स में डालो. लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओ, आप चेक करवाओ कि रेगुलर है या नहीं, अपडेटेड है. फेसबुक, ये सबको पॉजिटिवली यूज करो. व्हाट्सएप को पॉजिटिवली यूज करो. वीडियो CV बनाओ. इंटर्नशिप करो. कहने का मतलब है जैसे पांडे जी बोल रहे थे, सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार डिटरमिन कर लिया कि ये करना है तो उसके पीछे लग जाओ. फिर उसके बाद इधर उधर डाइवर्जन, टाइम वेस्ट. मतलब क्या मतलब मैं आजकल के यंगस्टर्स को देखता हूँ ऐसे ही बैठे हैं कहीं रोड पे रात को 2 बजे तक, खा रहे हैं कुछ, कोई कहीं घूम रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं. यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. देन आफ्टरवर्ड्स नेवर ब्लेम द सिस्टम. कभी ब्लेम मत करो कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, कभी ब्लेम मत करो कॉलेज ने ये नहीं किया. ब्लेम योरसेल्फ. यू आर रिस्पॉन्सिबल. अल्टीमेटली तो आपका कॉन्शियस आपको बताएगा ना कि व्हाट हैव यू डन इन लास्ट 3 years. Your conscience is the best keeper of you. So friends, I wish you all the best. You are very lucky that you are in this college, I think. And all the best. जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए. जैसा कि हम लोग बोलते हैं, शानदार शानदार जबरदस्त. और वाकई सर ताली बजाते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा. और अगर आप लोग अपने इसके लिए कस्टमर को कितनी तकलीफ है. आपके लिए 2 कस्टमर है, टिकट दे के बस में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका इस बच्चे का ये आइडिया आपको क्या लगता है? बोले हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, करो, मेरे को 2-3 करके दिखाओ. तो हमारे पास प्रोटोटाइप का लैब वगैरह है, उसने बनाया, हमने इंस्टॉल किया और देखा कि अच्छा चल रहा है. तो देखा ठीक है 1000 बनाओ. अब 1000 बनाओ कहाँ से बनाए, हम तो यूनिवर्सिटी है. तो उसने 2nd ईयर इंजीनियरिंग का कॉलेज का बच्चा था, उसने कंपनी चालू की, कंपनी रजिस्टर की और बनाना चालू किया एज ए पार्ट ऑफ द कॉलेज प्रोजेक्ट. और अभी उसको आप गूगल करिएगा, आप देखना उसको बेंगलोर की, कर्नाटक के बस के ऑर्डर मिले 3000 बस के, और भी बहुत सारे उसने कंपोनेंट्स बनाने चालू कर दिए. शुरुआत कहाँ से हुई? जस्ट बाय ऑब्जर्विंग अ पेन पॉइंट ऑफ द सोसाइटी. सो आप ऑब्जर्व करो जाके, हर पेन पॉइंट में बिजनेस सॉल्यूशन है और वो बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है. दूसरा कि आप कॉलेजेस में आजकल कल्चर हो गया है कि क्लासेस अटेंड नहीं करते. कुछ कॉलेजेस में कंपलसरी परसेंटेजेस हैं, बट वो ज़बरदस्ती करने का आई डोंट नो क्या मतलब है. तो एक बात खाली इतना ही समझ लो कि 1 hour wasted by you for anything, either bunking a class or something wasted by you 1 hour is 1 hour of theft from your parents.
आप अपने माँ बाप के पैसों की चोरी की, तो उस 1 घंटे का भी वो पैसा दे रहे हैं कॉलेज में आने का, उसकी आपने चोरी की। इतना दिमाग में रखना। डो नॉट, वो हर घंटा, अब जैसे पांडे जी बता रहे थे ना, वो जो एक मिशन मोड बोलते हैं उसको, मिशन मोड, कि आपने डिटरमिन कर लिया ना ये करना है तो उसके पीछे लगो ना, उसके पीछे जो भी एनर्जी लगानी लगाओ। 1 घंटा वेस्ट क्यों कर रहे हो? नेवर डू दैट। सेकेंड, उनका एक मेरे को बहुत अच्छी पसंद है, उन्होंने कहा मैं फेल हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है आप लोगों के लिए भी समझने के लिए। थोड़ा सा इंडियन कंसेप्ट से कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू द लॉजिक। अमेरिकन इकोनॉमी, मैं 4 साल मैंने यूएस में काम किया। मैं अमेरिकन कंपनी है जेरोक्स, आपने सुना हो, उसमें काम करता था, मैं मार्केटिंग में था। वहाँ मैंने एक चीज़ जो सीखी इज अमेजिंग। अमेरिका इनोवेशन सोसाइटी है, इनोवेशन ही करते रहता है, नया नया। वहाँ एक फिलॉसफी है, फिलॉसफी का नाम है इट इज ओके टू फेल, बट फेल अर्ली एंड फेल स्मॉल। इसीलिए अमेरिका में इनोवेशन होता है, फेल अर्ली एंड फेल स्मॉल, बट इट इज ओके टू फेल। हमारे कंट्री में ये नहीं है। हमारे कंट्री में हम स्कूल कॉलेज में फेल हो गए तो पूरी सोसाइटी हम पे हावी हो जाती है। इसीलिए हम बचपन से, मुझे भी बचपन से बोला गया मेरे पेरेंट्स द्वारा, जो करना है करो, क्लास में फेल मत हो। इसीलिए मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि मैं कुछ करूं बिजनेस और फेल हो गया तो सोसाइटी क्या बोलेगी। तो हमारी मानसिकता ऐसी बन गई है। इनोवेशन का तो फाउंडेशन है फेल्योर, है या नहीं? इनोवेशन का फाउंडेशन है फेल्योर। फेल्योर से ही फिर इनोवेशन निकलता है। हर इनोवेशन जो हम सक्सेस स्टोरी सुनते हैं उसके पीछे 100 फेल्योर होते हैं, इट डजंट मैटर। सो आप डोंट वरी अबाउट फेल्योर कि हम किसी चीज में फेल हो गए। फेल्योर नॉट इन एजुकेशन, मैं आपके लाइफ के बारे में बता रहा हूँ। देन उसमें एक फिलॉसफी है कि डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स। ये इसको मैं, दिस इज हाउ आई डिफाइन इनोवेशन। कई लोग सोचते हैं इनोवेशन मतलब कोई नया प्रोडक्ट बनाया, उसको पेटेंट करवाया, ऐसा तो कोई नहीं। वो तो 5% ऑफ इनोवेशन में आता है। डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स, इवन एज ए स्टूडेंट। वो आपको तय करना है व्हाट इज दैट वन थिंग। डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स, दैट इज इनोवेशन। एक मैं आपको, जो गर्ल्स हैं यहाँ, गर्ल्स हैं उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन इकोनॉमी में 68% ऑफ द वुमेन ऑफ अमेरिका आर इन द इकोनॉमिक वर्कफोर्स, काम कर रहे हैं। चाइना के अंदर 62% ऑफ द वुमेन आर इन द इकोनॉमिक वर्कफोर्स। इंडिया के अंदर 22% आर इन द इकोनॉमिक वर्कफोर्स। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्कीम चालू की है, स्टैंड अप इंडिया। किसने सुना है स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया इज ओनली फॉर वीमेन। आप में से कितने लोगों ने स्टैंड अप इंडिया की वेबसाइट देखी है? ठीक है, देखो, नहीं देखी है, देखो, पर्टिकुलरली द गर्ल्स। इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज यू कैन स्टार्ट सम बिजनेस। उसके अंदर ऐसा प्रोविजन है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। 2 करोड़ रुपए तक अगर आपका बिजनेस प्रपोजल अच्छा है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं चाहिए। और ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको बैंक में जाना भी नहीं है। यू डोंट इवन हैव टू वॉक इनटू अ बैंक। ठीक है, 45,000 करोड़ रुपीस का लास्ट 1 साल में डिसबर्समेंट हो गया स्टैंड अप इंडिया के अंदर टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। और आपको ऑनलाइन ही एप्लीकेशन करनी है और उसके बाद उसका एक इंटरव्यू होता है, वो बैंक में नहीं होता है, वो स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम की टीम करती है। उसका ऐसे मैं डॉक्यूमेंटेशन लेके आया हूँ ना, गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी एक दूसरा प्रोग्राम है, स्वावलंबन करके एक प्रोग्राम है गवर्नमेंट का और फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा उद्यमी मित्र करके है, और मुद्रा बैंक है। तो ये सब मैं डॉक्यूमेंट नीरज जी आपको देता हूँ, इन सबको सॉफ्ट कॉपी आप भेज देना। आप हिंदी में हैं, इंग्लिश में भी हैं, पढ़ना खाली। सो जो गर्ल्स हैं उनको मैं, इंडिया कैन नेवर बी ए इकोनॉमिक पावर अनलेस द वुमेन आर ऑल्सो इक्वली पार्ट ऑफ अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो यू ऑल्सो थिंक इन दिस डायरेक्शन। और अभी सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हाउ मेनी ऑफ यू, अभी तक आपने 12th में, इंडिया में तो कल्चर नहीं है फिर भी लेट मी अंडरस्टैंड, 12th तक आपने कभी किसी इंटर्नशिप कुछ किया है कहीं जाके कंपनी में इंटर्नशिप? सो इंटर्नशिप
इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं तो इंडस्ट्रीज में जब भी जाता हूँ, कल भी मैं BIA में था, मेरे को लोग पूछ रहे थे कि अरे साहब हमको मैन पावर नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उनको यही बता रहा था कि एज ए स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कि आप इंटर्न स्टूडेंट इंटर्न रखोगे तो दे नो द लेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टुडे। वो आपके बिजनेस को अलग तरह से ले जाएंगे, और जैसे उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो ऐसे आप उनको यू स्टार्ट पेइंग देम मोर। क्योंकि जब भी आप एज ए स्टूडेंट इंटर्न जाओगे उनके पास, इतनी आप में स्किल नहीं होगी, बट उनके साथ इंटरेक्ट करते करते आपकी थोड़ी स्किल बिल्ड हो जाएगी, देन दे शुड पे यू। सो इंटर्नशिप इज वेरी वेरी क्रिटिकल, और अभी से फर्स्ट ईयर से आपको चालू कर देना चाहिए। कई बार लोग इंटर्नशिप थर्ड ईयर में रखते हैं, फर्स्ट ईयर से चालू कर दो, ठीक है। और नीरज जी, मैं बोलता हूँ आपका माइंडसेट को देखते हुए कि मेरे को कल नीरज जी बता रहे थे कि बिहार में इतनी सारी कंपनियां नहीं है, आप गुजरात भेजो, हम भी रहेंगे। एंड आप सोचते हो हम कहाँ रहेंगे, खर्चा होगा, क्या खाएंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं खुद आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली, मेरे फादर इंडियन आर्मी में थे और ईमानदार थे, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो मुझे आज भी याद है, मेरे पास अभी भी मेरी एक बैग है, उसके अंदर वो है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किसी ने सुना है? यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मैं मेंबर हुआ करता था। मुझे अभी भी याद है 11th क्लास में मैंने 2 महीने की ट्रेन जर्नी की थी पूरे इंडिया की, और यूथ हॉस्टल एसोसिएशन उस समय भी 1990 में हर इंडिया के शहर में हॉस्टल हुआ करते थे, और आज भी है, और 20-25 रुपए दिन के लेते हैं, तो चैरिटी पे चलता है। और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, मैं जैन हूँ, हमारे जैन समाज की इतने सारे हॉस्टल हैं, और उसमें ये कुछ नहीं होता कि खाली जैन रहेंगे, जैन तो कोई रहता ही नहीं वहाँ, ठीक है। तो ये खर्चे का कोई इश्यू ही नहीं है कि भाई खर्चा कहाँ से निकलेगा, अपॉर्चुनिटी को एनकैश करो, ये माइंडसेट में लेके मत चलो कि मुझे सिर्फ बिहार के अंदर इंटर्नशिप मिले। मैं आपको बताऊंगा जगत एग्जाम्पल यहाँ पर 2015 में ICICI बैंक का एक कैंपस प्लेसमेंट हमारे यहाँ हुआ, जिसमें लगभग 250 के आसपास सिलेक्शन हो गए, और बैंक जो है वो टेली बैंकिंग का डिवीजन शुरू कर रहा था, जिसके लिए इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को लिया, और बॉम्बे में उनको पोजीशन दिए गए थाने में, लेकिन सैलरी कम थी। तो मुझे मालूम पड़ा बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर रहे। पिछली बार एक बार पहले बैंक आया, उसने लगभग 30-40 लोग को लिया था, बहुत कम लोग ज्वाइन किए, और उसके बाद जब दोबारा आया तो 250 लोग को ले लिया। तो हुआ कि भाई फिर ज्वाइनिंग कम होगी, मैंने बोला इस बार मैं देखता हूँ, और मैंने वहाँ लड़कियाँ काफ़ी थी उसमें, तो मैंने उनको जो आपका जो पूरा जो फंडा पास दे रहे हो, यही थ्योरी मैंने उन छात्रों को दी थी। अभी भी यहाँ पर ऐसे बच्चे होंगे जिनको ICICI बैंक में ऑफर मिला है, ये बच्चे इस बात के जो फाइनल ईयर के बैच के बच्चे हैं, इनको मैंने एक ही चीज़ कही जो आपने आज बात कही कि तुम उनके पैसे पर वहाँ रहोगे, उनके खर्चे से तुम वहाँ आने जाने करोगे, माँ बाप को तुमको पैसा भेजने का बचेगा नहीं हो सकता है, लेकिन इतना सीखने को मिलेगा, और तुमको अगर करियर जो बनाना है वो तुम्हारा सारा सपना पूरा होगा। आज वो बैच 6 लाख के पैकेज पे आ चुका है, आराम से जो लोग 2 लाख के पैकेज पे गए। अगर वो लोग MBA कोर्स करते, वो BBA BCA के स्टूडेंट थे, अगर वो MBA कोर्स करते तो 6 लाख माता पिता का लगवाते और 2 लाख के पैकेज के लिए भटक रहे होते। बराबर ऐसा ही है, सेम बिल्कुल यही परिस्थिति अभी यही परिस्थिति है मार्केट की। जो उनके बैचमेट नहीं गए बिल्कुल और नहीं ज्वाइन किए, पटना में ही किसी बहुत सरकारी बड़े बड़े संस्थानों से उन्होंने MBA वगैरह किया, आज वो लड़की और लड़के आते हैं कि सर हम लोगों का जो ऑफर था वो जा सकते हैं क्या? मेरे पास वो व्हाट्सएप मैसेंजर और सब जगह पर बच्चों का है, विप्रो के लिए भी है और ICICI बैंक के लिए भी है, और मैं नाम नहीं लूंगा, पटना का मोस्ट रेपुटेड लड़कियों का कॉलेज है और जो MBA कॉलेज है, वहां से उन्होंने MBA किया, MCA किया, अब उनके बैचमेट 6-6 लाख की पैकेज पर है, वो नहीं ज्वाइन किए, उनके पास ऑफर था। लड़कियां जिनको TCS विप्रो दोनों को ऑफर था, नहीं ज्वाइन किया, MCA किया। MCA करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस कंपनी में काम करना MCA करने से बेहतर होता है। एनी टाइम। दूसरा एक मैं आपको इंटर्नशिप की ऑफर देता हूँ, एक दूसरी में। अभी जब नीरज जी बात कर रहे थे तब मुझे वो आइडिया क्लिक हुआ, मैंने कहा मैं बोलूँगा।
अभी वाइब्रेंट गुजरात आप में से कितने लोगों ने सुना है? ठीक है, जिसने नहीं सुना उसकी खाली वेबसाइट आप लोग चेक करना। और इट इज ए गेम चेंजर फॉर गुजरात। लोग बोलते हैं कि गुजरात तो एंटरप्रेन्योरल स्टेट है, ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं था, वो तो बन गया। और उसकी शुरुआत तो नहीं बोल सकते, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात उसका बहुत बड़ा फैक्टर था। और सारे बोल रहे थे कि नहीं ऐसा है, प्रोग्राम कैसे होगा, हो गया। बहुत बहुत बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। तो वाइब्रेंट बिहार का हमने जो एक सोच रखी है, तो मेरा ये मानना है कि हम वाइब्रेंट बिहार साइमेज से चालू करें, इंडस्ट्री से नहीं। और आप लोगों को एज ए प्रोजेक्ट आप लोगों को यू हैव टू ऑर्गेनाइज। आई विल गाइड यू हाउ टू डू इट। हम डिक्लेयर करने के बाद इंडस्ट्री के पास जाएं कि साइमेज कॉलेज ये ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप लोग पार्टिसिपेट करो और हम आपको इतना बिजनेस दिलाएंगे। तो ऑटोमेटिकली हमारे सबकी जॉब तय हो गई। ठीक है ना? फिर उसके बाद एक पांडे जी ने जो बात बोली उससे मैंने एक पॉइंट लिखा कि देखो आजकल दुनिया में जब व्हेन पीपल हायर, सी एक बात समझो, जब वो आपको हायर कर रहे हैं ना स्टार्टिंग में, आपके ग्रेजुएट होने के बाद आपके में इतनी कोई स्किल्स नहीं होती है। आप ये भूल जाओ, पार्डन मी नीरज जी, कि आप ये कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में, इवन IIT में पढ़ने के बाद आप एकदम स्किलफुल हो गए हो और आप इंडस्ट्री को यूजफुल होने वाले हो। फॉरगेट इट। लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक का इंडियन एजुकेशन के ऊपर रिपोर्ट है कि 85% ऑफ द फ्रेश इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयड या नहीं, अनएम्प्लॉयबल, एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं सकता। जो पढ़ाते हैं हम इंजीनियरिंग में, तो 20 साल पुराना करिकुलम है, करिकुलम ही नहीं बदला, इंजीनियरिंग बदल गई। तो कौन आप हायर करने वाला है? यही हर सेगमेंट के एजुकेशन में। तो इसीलिए जब रिक्रूटर्स हायर करते हैं आजकल, अच्छे रिक्रूटर्स, उनका एक स्टेटमेंट होता है, बोलते हायर फॉर एटीट्यूड एंड ट्रेन फॉर स्किल्स। वो लोग ये बोलते हैं। तो पांडे जी लोग बता रहे हैं आपका एटीट्यूड, आगे उसके सामने बैठे इंटरव्यू में, आपका क्लोथिंग, आपका हाउ यू हैव डन अप योर फ्रेशनेस, आपका हेयर, आपका कैसे टाई आपका है, आप कैसे वॉकिंग किए, क्या क्या आप जवाब दे रहे हो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, वो सबसे आपकी पूरी वैल्यू सिस्टम निकल के आएगी। बहुत स्मार्ट होते हैं रिक्रूटर्स, पूरी जिंदगी यही काम करते रहते हैं, लाख हजारों लोगों को मिलते हैं, तुरंत 5 मिनट में जजमेंट ले लेते हैं कि इसके साथ आगे बात करनी या नहीं करनी, क्योंकि उनका भी तो टाइम इंपॉर्टेंट है। हायर फॉर एटीट्यूड उनके माइंडसेट में, ट्रेन फॉर स्किल्स। एटीट्यूड ठीक है ना, कोई भी स्किल सिखाई जा सकती है अगर एटीट्यूड ठीक है, तो आपका एटीट्यूड देखते हैं। तो एटीट्यूड में आता है सैलरी। आपको क्या लगता है जब आपको लोग पूछते हैं कि कितनी सैलरी चाहिए, तो क्या लगता है कि आप जो बोलोगे वही दे देंगे? तो पूछते क्यों हैं? सिर्फ ये देखने को कि व्हाट डू यू रिप्लाई अबाउट इट, एंड देयरफॉर योर रिप्लाई शुड बी ऑलवेज कि व्हाटएवर यू फील इज आई एम वर्थ इट, यू गिव मी, आई विल प्रूव, एंड देन इफ यू वांट यू लेटर इंक्रीज। एक मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, उसकी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। शेखर सिंह नाम है वो, हम लोग ग्रेजुएट हो गए, फिर उसने कोई उसके रिलेटिव था इंडोनेशिया में, हाँ, तो इंडोनेशिया गया और एक कंपनी, फिर उसने इंटरव्यू बिठाया और उस कंपनी वालों ने, वो मेरे को बता रहा था कि ऐसा हुआ, उसको पूछा सैलरी, तो उसने कहा एक काम सर, मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मैं 1 महीना आपके यहाँ काम करूँगा, 1 महीना, और मेरा काम देख के आप तय करना कि कितनी सैलरी देनी है। अगर वो सैलरी मुझे एक्सेप्टेबल होगी तो रहूंगा, नहीं तो नहीं रहूंगा। वेरी गुड ना? तो मेरा काम तो देखो, कैसे आपको कोई सैलरी देगा आपका काम जाने बगैर। सो दिस इज द एटीट्यूड। वो आज तक कितने साल हो गए उस कंपनी में, ही इज लाइक शेयर होल्डर ऑल्सो एंड डायरेक्टर इन दैट कंपनी नाउ। 4-5 हजार करोड़ की कंपनी है टेक्सटाइल की इंडोनेशिया में, वो यही टिका रहा।
made his life. So this is the attitude. एक आप लोग एक वेबसाइट चेक कीजिएगा, उसका नाम है smartvillage.biz. smartvillage.biz. स्मार्ट विलेज, ये हम लोग चला रहे हैं और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत बड़ा मिशन है और हम अभी 62 विलेजेस में काम कर रहे हैं 19 स्टेट्स में, और हर विलेज में हम biz इसीलिए रखा है कि ये बिजनेस मॉडल है और इसके अंदर आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है। बिहार में पूरे इंडिया में 6,30,000 गाँव हैं, 6,30,000 गाँव, 68% पॉपुलेशन इंडिया का आज भी गांव में रहता है। इंडिया को मजबूत बनाना है तो गांव को मजबूत बनाना पड़ेगा, बाकी फॉरगेट इट। तो गांव के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है? आप में से कितने लोग फार्मर फैमिली को बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर को? ठीक है, एक बात समझ लो कि एग्रीकल्चर के अंदर सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं। सरकारें कुछ भी बात कर रही है, डबल द फार्मर इनकम, कोई कितनी सब्सिडी दे दे, कुछ नहीं होना फार्मिंग में। जितने फार्मर के बच्चे, कितने लोगों को वापस फार्मिंग करनी है? किसी को नहीं करनी, एक को करनी। क्यों करे कोई? इतने जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं कि वो इकोनॉमिकल है ही नहीं। लेकिन उसी फार्म के अंदर वैल्यू एडिशन हो सकता है। हम लोग ये स्मार्ट विलेज में ये प्रोग्राम चला रहे हैं और इसमें आपके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो लोग फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से। अगर आप टमाटर उगा रहे हो तो अभी हमने जितने फार्मर टमाटर उगा रहे हैं उनके बच्चों को, जो आपके टाइप के यंगस्टर्स हैं, उनको बोला टोमेटो केचप बनाना शुरू करो। टमाटर की लाइफ है 2-3 दिन, इसीलिए 2-3 रुपए में बेचना पड़ता है क्योंकि मंडी में वही रेट है और मंडी में जो ब्रोकर होते हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं फार्मर को। वो तो सड़ जाएगा, तो बेच दो। आप टोमेटो केचप बना दो, 1 साल चलेगा, लाइफ बढ़ गई ना, कोई प्रश्न नहीं। और ऐसा लगता है कि टोमेटो केचप बनाने कितने पैसे लगे? कुछ ऐसा नहीं है। 5 लाख रुपए से आप चालू कर सकते हो। और वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी सिडबी का, मैंने जो बताया, मुद्रा स्कीम के अंदर अप्रूव्ड है। प्रोजेक्ट प्रोफाइल है, आप उसकी वेबसाइट में जाओगे, 350 प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स है। उसमें कोई भी आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रोफाइल निकाल सकते हो, अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स। उसमें आपको कुछ अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है। और वैल्यू एडिशन करो। वैसे ही जो लोग मूंगफली उगाते हैं, मूंगफली, तो हमने एक गांव में एक प्रोजेक्ट चालू किया पीनट बटर बनाने का। जैसे बटर आता है ना, वैसे पीनट बटर, मूंगफली में से बटर बनाने का। उसका बहुत 28,000 करोड़ का साल का खाली अमेरिका का मार्केट है पीनट बटर का। आप मेरे को कोई भी एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट बताओ, कोई भी बताओ, मैं आपको उसका वैल्यू एडिशन बताऊंगा। और ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी से सोचना चालू करो। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स का जमाना आ रहा है। अभी मैं कल शेयर कर रहा था BIA में, 2 प्रधान, एक नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर 4-5 महीना पहले इंडिया आई थी 2 दिन के लिए। उन्होंने एक कागज प्राइम मिनिस्टर को हमारे दिया कि हमने नॉर्वे में तय किया है कि कोई भी नॉन ऑर्गेनिक फूड इंपोर्ट नॉट अलाउड। लेकिन बोले हम तो उगाते नहीं कुछ, कहाँ से हमको कौन देगा? ये मेरे को आप, ये मैंने लिखा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्वांटिटी ब्लैंक लिखिए, आप भर लो, जितनी भरोगे हम खरीदेंगे। और वो घूमते घूमते कागज मेरे पास आया क्योंकि 2 दिन बाद उसको वापस देने का था भर के। तो हमने कुछ कैलकुलेशंस करके अमाउंट लिखी, उनको उन्होंने जब दी तो वहाँ से मेरे को जवाब आया कि वो प्राइम मिनिस्टर बोल रही थी आपने जो अमाउंट जो क्वांटिटी लिखी है कि आप इतनी ऑर्गेनिक फ्रूट वेजिटेबल दोगे, इट इज 10% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। सप्लाई ही नहीं है इंडिया में। आप में से कितने लोग कुछ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं? जी, जितने लोग फार्मर्स बोला आपने, कौन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहा है? एक ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करो ना। कई फार्म तो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक फार्म ही है। बिहार में मैंने देखा है। सबवे सुना है आप लोगों ने? सबवे में वो लेटूस आता है, वो सबवे का भी ऑफर है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया का जो सबवे वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सारा हैंडल करता मार्केट। वो बोले हमको ऑर्गेनिक लेटूस चाहिए, मिल नहीं रहा उनको, मिल नहीं रहा। कितना बड़ा इंडिया, कितनी बड़ी फार्मिंग कम्युनिटी, ऑर्गेनिक लेट्यूस नहीं मिल रहा। वो बोल रहे आप क्वांटिटी बोलो, क्वांटिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक के बाद देयर आर एग्जांपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप।
रिलेटेड टू फार्मिंग, रिलेटेड टू एनी बिजनेस। स्टार्ट छोटे अमाउंट से लेके 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, कोई लिमिट नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप की कोई कमी नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप ही आंसर है। दैट इज ओनली गोइंग टू, कोई जॉब, इतनी जॉब्स है ही नहीं, और पॉपुलेशन तो बढ़ते ही जाने वाला है, और भी जॉब्स कम होते जाने वाली है। एक जगत भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो आपने डिस्कशन में बताया था एक छोटा बिजनेस मॉडल, हाँ, जो कि अपने आप में बहुत ही छोटा बिजनेस था, लेकिन उसने अपने इनोवेशन से उस बिजनेस को बहुत बड़ा किया। वो एग्जाम्पल सुन के कुछ समझ में शायद आ सकता है कि दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है और कितना कुछ किया। कौन सा था मैं भूल गया, मैंने बड़े एग्जाम्पल दिए। वो बकरी का जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे कल, बकरी के, हाँ अच्छा, वो यस यस, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बकरी है बिहार में, बकरी, उसको क्या बोलते हैं बिहार में, लिंडी को। बकरी की जो लिंडी होती है ना, जो मतलब जो उसका वेस्ट जो निकलता है, उसको क्या बोलते हैं उसको बिहार में? गनारी है, जो है, हम लिंडी गुजरात में लिंडी बोलते हैं। मतलब एक गुजरात में बकरी की पॉटी, मतलब हाँ, बकरी की पॉटी है, ये ठीक है, ये बेटर है। सब अपने अपने कान नाक बंद करो। अहमदाबाद, राजकोट के पास एक पर्सन है, उसको अंग्रेजी नहीं आती और उसको कंप्यूटर नहीं आता। मेरे ख्याल से 45-48 ईयर्स के हैं। 4.5 करोड़ रुपए का साल का बकरी की लिंडी एक्सपोर्ट करते हैं, और वॉलमार्ट उसका कस्टमर है अमेरिका में, एक ही कस्टमर है वॉलमार्ट। उसने क्या किया है कि 160 बच्चे रखे, 160-200 कितने बच्चे रखे, बहुत सारे, और वो बच्चे दिन भर बकरी की लिंडी इकट्ठा करते हैं, और फिर उसको, तो वॉलमार्ट ने जब कुछ जाना, जब तो बोले अरे ये तो चाइल्ड लेबर। तो बोला नहीं साहब, ये चाइल्ड लेबर नहीं है, क्योंकि ये बच्चे, गरीब के बच्चे, ये स्कूल जाते नहीं हैं। ये लोग आधा दिन मेरे लिए लिंडी इकट्ठा करके लाते हैं और आधा दिन स्कूल जाते हैं, और स्कूल की फीस मैं देता हूँ। सैलरी नहीं देता, वो कैसे चाइल्ड लेबर हो गया? लेबर में तो सैलरी होती है। तो वॉलमार्ट ने बोला हाँ ये ठीक है, ये तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारे, अभी आप लोग वॉलमार्ट के अगर वेबसाइट में जाओ ना, वहाँ केस स्टडीज है, ये केस स्टडी उन्होंने लगाई है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाइल्ड लेबर, और इनकी तो जिंदगी आप बना रहे हो। अच्छा, ये बच्चे क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर उन्होंने कैसा किया है कि एक बॉक्स बनाया है, और वो कार्डबोर्ड बैग बॉक्स है विद अ कवर, नीचे रॉ कॉटन लगाते हैं वो, फिर ऐसे कार्डबोर्ड के सेपरेटर्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे स्क्वायर बन गए, और एक स्क्वायर में एक लिंडी रखते हैं, ऐसे पूरा एक लाइन में लिंडी आ गई, और हर लिंडी को कलर करते हैं बच्चे, कलर करते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, कलर करते हैं। फिर उसके बाद ऊपर एक कवर है सेलोफेन सी थ्रू पेपर, ताकि दिखे लिंडी। कार्डबोर्ड बॉर्डर और डिजाइनर रिबन एनआईटी के स्टूडेंट ने बॉक्स डिजाइन किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, और साइड में परफोरेशन। मैंने कहा ये कलर क्यों करते हो? बोले ये अमेरिकन कस्टमर के लिए है, तो वो तो बोले नेचुरल कलर देख के खरीदेंगे ही नहीं। ये ठीक है, मैं कहा मैं खाली गलत में एमबीए कर गया। फिर उसने किया है 3 ग्रेड है, बोले 3 ग्रेड है, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। मैं बोला देखो, मैं उसको चाचा बोलता हूँ, चाचा ये ठीक है, ये क्या है, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड कैसे? मेरे को बोला जगत भाई कस्टमर को चॉइस देने का, बोले 3 क्वालिटी है। मैं कहा तय कैसे करते? बोले बच्चे तय करते हैं, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। और 5-5 सेंट का फर्क है प्राइस में सबको।
और फिर उसके बाद ये डब्बा वॉलमार्ट अपने स्टोर में यूँ लगाता है ऊपर, लोग आते $3 में एक डब्बा खरीदते, $3। घर लेके जाते हैं, साइड से परफोरेशन खोलते हैं, बॉक्स को ऐसे लिफ्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द लिंडी वो सेपरेटर्स खुल जाते हैं और वो जाके रोज के गमले में मैन्योर की तरह यूज होता है। ये फर्टिलाइजर फॉर द रोज प्लांट। वाई बकरी की लिंडी? क्योंकि बकरी की रोज प्लांट में एक क्वालिटी चाहिए। रोज प्लांट में अच्छा कलर और फ्रेग्रेंस तब आता है जब आप दिन भर उसमें पानी डालते रहो। इट नीड्स वाटर ऑल डे। अमेरिका में या कहीं भी किसको टाइम है कि दिन भर डालते रहे, तो ऑफिस में बैठे हैं, गमला तो घर में है। बकरी की लिंडी में गॉड गिफ्टेड क्वालिटी है, आप जब पानी डालते हो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और पूरे दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ता है। जो गॉड गिफ्ट क्वालिटी है उसकी। और मैं उसको, मेरी आदत है हर बिजनेसमैन को मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज, नंबर 1। तो उसको भी मैंने पूछा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बोले सप्लाई नहीं मिलती। अब मैं उसको कल जाके बोलूँगा बिहार से भेजता हूँ। बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और वॉलमार्ट वाले साल में उसको एक बार बुलाते हैं, उनकी जब वो सब डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर की कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो गुजराती में स्पीच देता है और सारे इंग्लिश में लगा के ट्रांसलेट करके सुनते हैं। दिस इज एन एंटरप्रेन्योर, आई सैल्यूट, दिस इज आवर इंडियन एंटरप्रेन्योर। तो ये सब दिमाग से निकाल दें कि लैंग्वेज इज ए बैरियर फॉर बिजनेस, लैंग्वेज इज ए बैरियर फॉर एक्सपोर्ट, कैपिटल इज ए बैरियर फॉर बिजनेस, ये सब दिमाग से निकाल दो। चाइनीज यहाँ त्रिपाठी भी है, मैं त्रिपाठी जी को भी बोलूँगा थोड़ा खड़े हों, मैं त्रिपाठी का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये बिहार से, खड़े रहिए, इधर आ जाइए, ये बिहार से बिलोंग करते हैं और ये हिंदी पढ़ाते चाइनीज यूनिवर्सिटी में चाइना में। ये बताएंगे नहीं, और आप त्रिपाठी जी सुनना मत, इनकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ। अभी चाइना की गवर्नमेंट 25 हिंदी की किताबें चाइनीज में ट्रांसलेट कर रही है और वो कर रहे हैं। उनकी खाली कंसल्टेंसी फीस उस प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपए है। क्या करोगे, थोड़ा बांट लो। मेरा कहने का उनका एग्जांपल दे, तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सालों से हम लोग मिलना चाहते थे तो आए हैं, इंसिडेंटली यहाँ हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लुक एट द करियर अपॉर्चुनिटीज। नीरज जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इफ पॉसिबल आप एक 6 महीने का चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स करवाइए। और इस समय शॉर्टेज है चाइनीज स्टाफ लीडर्स की। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहूँगा। एक इंडो चाइना एकेडमिक कोलैबोरेशन एसोसिएशन है, जिसकी तरफ से कई बार हमारे पास प्रपोजल आया, और पिछली बार 20 स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने वो प्रपोजल भेजा, जिसमें 7 दिन का चाइना ट्रिप था, 7 डेज और 6 रातें, और जिसमें उस वक्त को जो चाइना का जो कैंटोन ट्रेड फेयर होता है, वो ट्रेड फेयर भी शामिल था, चाइना का जो हिस्टोरिक प्लेसेस है वो सब भी शामिल था, उसका ट्रिप और टूर, प्लस 2 यूनिवर्सिटीज़ का उसमें विजिट था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन का अपॉर्चुनिटी। और मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे 20 स्टूडेंट्स अरेंज करने थे और हम लोगों ने उस वक्त कई सारे बच्चों के बीच में वो कन्विंस किया। 40,000 रुपीज़ का उसका चार्ज था, 40,000 रुपीज़ फॉर 1 स्टूडेंट। आप मान के चलो कि चाइना जाने आने में भी आपको उससे ज़्यादा खर्च आ जाएगा, प्लस वहाँ रहने का खर्चा, खाना पीना सब सब्सिडाइज ही था। 40,000 रुपीज़ में 7 दिन का ट्रिप, लेकिन उस वक्त वो ट्रिप हो नहीं पाया। मुझे लगता है आज इतनी सारी बातों को सुनने के बाद और इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के बाद
आपके दिमाग में भविष्य में ऐसा कोई ट्रिप अगर मौका मिले तो मुझे 20 बच्चों के लिए चुनना पड़ेगा कि ये 200 में तैयार है, इसमें से किस 20 को ले जाए। हाँ बिल्कुल। और आप में से रियली ग्रेजुएशन करने के बाद किसी को इंटरेस्ट हो तो त्रिपाठी जी के पास ऐसी स्कीम्स भी हैं जिसमें आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो चाइनीज गवर्नमेंट देती है, हर साल 20 बच्चों का वो अकेले करवाते हैं, इंडियन बच्चों का चाइना में। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसको स्किल बोलते हैं, स्किल। आप जो भी पढ़ रहे हो ना, एजुकेशन है, स्किल इज चाइनीज लैंग्वेज, स्किल इज फ्रेंच लैंग्वेज। सपोज ये 5 बच्चे मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए, ये 5 यहाँ के ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट हो गए, और मैं इनका इंटरव्यू लेता हूँ और एक का मुझे पता चला कि इसने चाइनीज पढ़ा है। तो अब आप मेरे को बताओ कि मेरी सिलेक्शन क्या होगी, बिकॉज एक एडिशनल स्किल है। मैं सोचूंगा चलो चाइना के साथ अगर कभी कुछ काम करना है, चलो कुछ नहीं है इसको आता है ना, तो चाइना के साथ कुछ काम चालू कर दे इसकी वजह से, क्योंकि वहां तो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो ये स्किल कहलाती है। मैंने कहा ना, डू वन थिंग बेटर देन एनीवन एल्स। एक वो क्या अलग चीज है जो आप करो जो दूसरे नहीं कर रहे, दैट विल सेट यू अपॉइंट। लैंग्वेज के ऊपर बात करते करते लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, चाइनीज आज की भी तारीख में 5% चाइनीज स्पीक इंग्लिश, दे एक्सपोर्ट 8 times मोर देन इंडिया। जैपनीज और फ्रेंच को अगर इंग्लिश आती भी है, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज कि वो जैपनीज में जवाब देंगे। बोलेंगे जवाब चाहिए तो जैपनीज सीख लो। लैंग्वेज इज अ वेरी हाई फॉर्म ऑफ कैपिटल। एक 7 forms ऑफ कैपिटल का फ्रेमवर्क है वर्ल्ड बैंक का, आप लोग गूगल करके कभी देखना, उसमें लैंग्वेज इज वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म्स ऑफ कैपिटल। तो लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है बस। तो बेसिकली वॉट एवर आई वॉन्टेड टू शेयर आई हैव टोल्ड। एंड एक ये बड़ा अच्छा मैंने स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ा था, मैंने लिखा है, इफ यू चेंज टुडे, इफ यू चेंज टुडे then India will change after 15 years. You have to, आपको वो बदलाव की शुरुआत करनी है। You have to understand कि दुनिया कहाँ जा रही है and how you will connect to that world. And ये 30 साल बाद ग्रेजुएट हो गए, उसका 10 साल बाद काम करोगे, तब उसका इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी को आएगा, आपका आपके काम का बेनिफिट। सो इट इज दैट लॉन्ग। एंड एक क्लास में आई वांट टू टेल, आप में से कितने लोगों को पीएचडी करना है? पीएचडी, डॉक्टरेट, ठीक है। पीएचडी की एक डेफिनेशन समझ लो, आज से ही आप पीएचडी हो अगर ये 3 चीज आपके अंदर है। पी इज फॉर पैशन, एंड एच इज फॉर हंगर, हंगर वो खाने की भूख नहीं, हंगर टू डू समथिंग इन लाइफ, एंड डी इज फॉर डिसिप्लिन। पीएचडी, पैशन, हंगर एंड डिसिप्लिन। If you try to पांडे जी, मैंने भी पांडे जी की बात का निचोड़ निकाला, this is what he was saying, passion, hunger, discipline, make money no problem, make money no problem, it is not ill। पहले ऐसा इंडिया में समय था कि जो पैसे वाले होते थे लोग बोलते थे ये ठीक आदमी नहीं है, ठीक है। पहले ऐसा भी समय था जब लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं रहती थी, लोग बोलते थे जिसको सरस्वती है उसके बाद लक्ष्मी नहीं होती थी। अब वो जमाने गए। नाउ नॉलेज इकोनॉमी है, आईटी सरस्वती, और आईटी में बहुत पैसा है, तो लक्ष्मी सरस्वती साथ रहती है, ठीक है। सो बी पैशनेट। ये सब जितना मैंने बताया आप लोग नोट्स में डालो, लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाओ, आप चेक करवाओ कि रेगुलर है या नहीं, अपडेटेड है। फेसबुक, ये सबको पॉजिटिवली यूज करो, व्हाट्सएप को पॉजिटिवली यूज करो, वीडियो सीवी बनाओ, इंटर्नशिप करो। कहने का मतलब है जैसे पांडे जी बोल रहे थे, सेम चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार डिटरमिन कर लिया कि ये करना है तो उसके पीछे लग जाओ, फिर उसके बाद इधर उधर डाइवर्जन, टाइम वेस्ट। मतलब क्या मतलब मैं आजकल के यंगस्टर्स को देखता हूँ ऐसे ही बैठे हैं कहीं रोड पे रात को 2 बजे तक, खा रहे हैं कुछ, कोई घूम रहे हैं, क्लास कॉलेज नहीं जा रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। देन आफ्टरवर्ड्स नेवर ब्लेम द सिस्टम। कभी ब्लेम मत करो कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, कभी ब्लेम मत करो कॉलेज ने ये नहीं किया। ब्लेम योरसेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अल्टीमेटली तो आपका कॉन्शियस आपको बताएगा ना कि
कि what have you done in 3 years. Your conscience is the best keeper of you. So friends, I wish you all the best. You are very lucky that you are in this college, I think. And all the best. Thank you very much.